हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम परमोटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस सोल्व करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो। द नंबर ऑफ वेज इन विच एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी पुट इनटू टू डिफरेंट बॉक्सेस। यानी कि देखो, दो बॉक्स है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ये दो बॉक्स है, बॉक्स ए है, मान लो ये बॉक्स बी है, और बच्चों हमारे पास एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है। एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब आप ये मान लो एन हमारे पास अलग अलग तरह की चॉकलेट्स है, ठीक है, ये है। तो हमारे को इन दो बच्चों में या दो बॉक्सेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करनी है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप बस ऐसे सोचो, आपके हाथ में एन चॉकलेट्स है। आपके हाथ में जो पहली चॉकलेट है, आपने उस चॉकलेट की तरफ देखा, आपके पास दो चॉइस है, या तो आप उस चॉकलेट को इस बच्चे को दोगे या इस बच्चे को दोगे। यानी कि वेज फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट कह रहा हूं मैं, चॉकलेट कह लो आप। उसके लिए कितने वेज आपके पास? टू, क्योंकि दो बच्चों को तो दे सकते हो आप। यानी कि इस चॉकलेट को देने के लिए आपके पास दो चॉइस है। इसी तरह से आप खुद सोचो, सेकंड जो चॉकलेट है उसके लिए भी तो आपके पास दो चॉइस है, दो में से किसी बच्चे को दे दो। इसी तरह से थर्ड चॉकलेट के लिए भी बच्चों आपके पास कितनी चॉइस है? टू। तो वेज फॉर nth चॉकलेट, इसके लिए भी कितनी चॉइस है? टू। तो इन सब की क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी। टू इंटू टू बच्चों कितनी बार मल्टीप्लाई होगा बताओ? ये n टाइम्स। टू को n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आता है? 2 raised to power n। ये इस क्वेश्चन का अपना आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में पढ़ो क्या बोलता है। द नंबर ऑफ वेज इन विच फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्राइज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 कॉम्पिटिटर्स। यानी कि आप ये मान लो एक टेस्ट है, आपका मैथ का एक टेस्ट है, और इसमें 5 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस टेस्ट के अंदर, ए बी सी डी और ई, है ना। और हमारे को ना 3 प्राइज देने हैं। कौन कौन से 3 प्राइज होंगे? फर्स्ट प्राइज होगा, एक सेकंड प्राइज मिलेगा, और एक बच्चे को थर्ड प्राइज मिल जाएगा जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे आएगा। बट नो पर्सन कैन गेट मोर देन ए प्राइज। यानी कि आप खुद समझो, जो बच्चा फर्स्ट आ गया तो उसको सेकंड प्राइज तो मिल ही नहीं सकता, और जो बच्चा थर्ड आएगा उसको ना सेकंड मिल सकता ना फर्स्ट मिलेगा, अलग अलग बच्चे होंगे, है ना। बट हमारे पास जो फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है, आप ये बताओ, फर्स्ट प्राइज को जीतने के लिए कितनी चॉइस है? मतलब कितने बच्चे रेडी है फर्स्ट प्राइज को जीतने के लिए? 5 के 5। फर्स्ट में तो कोई भी जीत सकता है। यानी कि जो हम फर्स्ट प्राइज देंगे, हमें नहीं पता अभी कौन बच्चा फर्स्ट आएगा, उसके लिए कितनी चॉइस है बताओ? 5। लेकिन फर्स्ट के लिए 5 है, तो बच्चों सेकंड के लिए तो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी ना, क्योंकि एक बच्चे को तो फर्स्ट प्राइज मिल चुका। 500 में से किसी एक को क्या मिलेगा? फर्स्ट। बाकी जो 4 बचेंगे उनमें से किसी एक को क्या मिलेगा? सेकंड। और थर्ड प्राइज के लिए फिर कितने बच्चे बच जाएंगे? 3। यानी कि 3 में से कोई एक। तो आंसर कितना आ गया इन सब की मल्टीप्लाई, यानी कि 60 वेज के अंदर आप ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। क्या मतलब होता है 60 वेज का? जैसे आपने फर्स्ट प्राइज दिया ए बच्चे को, सेकंड प्राइज दिया टी बच्चे को, और थर्ड प्राइज दिया बच्चों किसको? ई बच्चे को। ऐसे इस तरह से फर्स्ट ए को और सेकंड ई को, डी को, ऐसे इस तरह से 60 वेज बनेंगे आप अगर बना के देखोगे तो। ये मतलब है इस क्वेश्चन का। ऐसा ही ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें बोलता है ए लॉक कंसिस्ट्स ऑफ 3 रिंग्स ईच मार्क्ड विद 10 डिफरेंट डिजिट्स। आपने सूटकेस ऐसी देखी होगी जिसमें जो लॉक होता है ना बच्चों, वो कुछ नंबर का पैटर्न बनाने पे खुलता है, और इसमें ये 3 ऐसे ऐसे सर्कल बने हुए हैं, और हर सर्कल के ऊपर बच्चों क्या है? 1 से लेके 10 तक नंबर लिखे हुए हैं, 0 से लेके 10 तक, 0 से लेके 9 तक, सॉरी 10 डिफरेंट डिजिट है ना। तो 0 से लेके ऐसे क्या लिखे हुए हैं? डिजिट्स लिखे हुए हैं 0 से लेके 9 तक। द नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू ओपन द लॉक। यानी कि अब आप एक बात बताओ, ये लॉक खुलता है तो पहले सर्कल के ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल लॉक्स, आप कितने लॉक बना सकते हो? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल लॉक्स। आपको सूटकेस के ऊपर एक ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखाई देता है, और आप इस सर्कल को घुमाते हो, और यहाँ पे एक नंबर लिखा आता है, मान लो 5, यहाँ पे लिखा गया 0, यहाँ पे लिखा गया 6। तो बताओ ऐसे कितने लॉक बन सकते हैं? हो सकता है आपने 506 के साथ ट्राई किया और वो लॉक नहीं खुला। यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पेज क्या हो सकते हैं? देखो, पहले के ऊपर 10 में से कोई डिजिट आ सकता है, ये 5 है, 5 की जगह 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। जो लॉक बनाओगे, जब आप डिसाइड करोगे कि लॉक किस नंबर पे खुलेगा, तो टोटल कितनी चॉइस आपके मन में है? पहले सर्कल के ऊपर जो डिजिट आप सेलेक्ट करोगे वो 10। इसी तरह से बच्चों दूसरे के ऊपर भी है ना, वेज फॉर नंबर ऑफ लॉक्स, दूसरे पे भी 10, तीसरे पे भी 10। ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं हो सकते, फिर लॉक आप ऐसे भी तो बना सकते हो 5 5 5 का, है ना। तो रिपीटेशन अलाउड होती है इसके अंदर, जब तक स्पेशली कहा ना जाए कि अलग अलग सर्कल के ऊपर अलग अलग नंबर होंगे, फिर तो क्या हो जाता? 10 × 9 × 8। तो ये 1000 तरह के लोग बच्चों बना सकते हो। लेकिन एक बात बताओ, 1000 में से ऐसे कितने पैटर्न होंगे
जिसपे ये लॉक खुल जाएगा। एक ही पैटर्न होगा, जैसे आपने पहले ही डिसाइड कर रखा है कि 555 पे ये लॉक खुलेगा, तो इन 1000 में से 555 नाम का जो पैटर्न है वो तो एक ही है ना, तो यानी कि सक्सेसफुल अटेम्प्ट कितने होंगे, सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स वो तो सिर्फ एक ही होगा जिस पे आप लॉक को खोल सकते हो। तो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कितने हो गए फिर 999, यानी कि 1000 में से एक को क्या कर दो माइनस, यानी कि 10 की पावर 3 माइनस 1। इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया, इन हाउ मेनी वेज 4 पेंटिंग्स कैन बी हंग, हंग का मतलब दीवार पे लटकाना, ऑन 4 वॉल्स ऑफ ए रूम, यानी कि आप मार्केट से 4 पेंटिंग खरीद के लाए क्योंकि आपके घर में 4 रूम हैं और आप अब इन पेंटिंग्स को 4 रूम के अंदर या 4 दीवारों पे लगाना चाहते हो। सो दैट पहला क्वेश्चन क्या है, 1 पेंटिंग इज हंग ऑन ईच वॉल, मतलब आपके घर में ऐसे 4 दीवारें हैं, एक कमरे की ये 4 दीवारें हैं और हम दीवार के ऊपर, हर दीवार के ऊपर वॉल नंबर 1, वॉल 2, वॉल 3 और वॉल 4, हम हर दीवार के ऊपर बच्चों कितनी पेंटिंग लगाना चाहते हैं, एक। तो कितने वेज में लगाई जा सकती है बताओ। पहली दीवार के ऊपर जो पेंटिंग लगाएंगे उसके लिए कितनी चॉइस है, 4, 4 में से कोई पेंटिंग चूज कर लो, यानी कि वेज फॉर फर्स्ट वॉल, ये ऐसे कह लो आपके हाथ में जो पहली पेंटिंग है उसके लिए कितनी चॉइस है आपके पास, 4, क्योंकि सामने आपके 4 दीवारें है ना। तो सेकंड जो पेंटिंग बचेगी उसके लिए आपके पास फिर कितनी चॉइस है, 3, क्योंकि एक दीवार तो फिल हो चुकी। और थर्ड पेंटिंग के लिए बच्चों 2 और फोर्थ के लिए बच्चों 1, तो टोटल चॉइस कितनी होगी बताओ, 4 फैक्टोरियल होगी ना, यानी कि 24। ये आ गया। फिर सेकंड क्वेश्चन और है, एनी नंबर ऑफ पेंटिंग्स कैन बी हंग ऑन एनी वॉल। अब ये कहता है आपके पास जो पेंटिंग है ना 4, ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड, अब आपके पास जो पेंटिंग है ना बच्चों, वो कहता है एक दीवार पे कितनी भी पेंटिंग आप लगा सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि 4 पेंटिंग को 4 दीवारों पे लगाना है, हो सकता है आपका मन करे तो आपके जो फ्रंट में दीवार है उस दीवार के ऊपर आप चारों के चारों क्या लगा सकते हो, पेंटिंग लगा सकते हो। तो फिर आप ये बताओ मेरे को, फर्स्ट पेंटिंग के लिए वेज फॉर फर्स्ट पेंटिंग, जो पहली पेंटिंग आपके हाथ में है उसके लिए आपके पास कितनी चॉइस है, 4। इसी तरह से सेकंड पेंटिंग के लिए भी बच्चों कितनी चॉइस है, 4, क्योंकि इस पेंटिंग को भी आप 4 में से किसी भी दीवार के ऊपर लगा सकते हो। ठीक है, ये ऐसा ही क्वेश्चन हो गया कि 4 चॉकलेट आपके हाथ में है, पहली चॉकलेट आप किसी भी बच्चे को दे सकते हो, दूसरी चॉकलेट आप किसी भी बच्चे को दे सकते हो, ये वही क्वेश्चन है पेंटिंग वाला। ठीक है, इसी तरह से इसकी चॉइस भी कितनी होगी, 4, और इसकी भी चॉइस कितनी होगी बच्चों, 4, तो 4 तो रिस्पेक्टिवली आंसर कौन से देखो, 24 और 4 24 क्या होता है, 4 फैक्टोरियल, और 4 ये अपना ऑप्शन नंबर सी आ गया। ये देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोलते हैं, इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपने एक टेस्ट देना स्टार्ट किया बच्चों, उसमें ये 3 क्वेश्चन है और तीनों क्या है, एमसीक्यूज है विद 1 आंसर करेक्ट, और सिर्फ एक ही आंसर करेक्ट है, और ईच क्वेश्चन हैज 4 अल्टरनेटिव्स, यानी कि 4 ऑप्शन है हर एक क्वेश्चन के। मैं आपको डायग्राम से समझा रहा हूँ ताकि लंबे टाइम तक आपको ये क्वेश्चन याद रहे। ठीक है, ऐसे 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, और 4 में से करेक्ट कितने हैं बच्चों, एक, सिर्फ एक ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। जैसे आपके आप एग्जाम में देखते हो, ये क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो गया। इफ ए स्टूडेंट इज डिक्लेयर्ड पास, यानी कि आपने जो ये पेपर दिया है ना, आपको पास कब डिक्लेयर किया जाएगा अकेडमी की तरफ से, ओनली व्हेन ही अटेम्प्ट्स ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली, मतलब आपको पास तब माना जाएगा जब आप तीनों के तीनों क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों अगर आपने करेक्ट आंसर कर दिए तब तो आप क्या हो गए, पास। अगर आपने एक भी क्वेश्चन गलत कर दिया तो आप क्या माने जाओगे, फेल माने जाओगे। लिखा है इसने, सारे के सारे क्वेश्चन क्या होने चाहिए बच्चों, सही होने चाहिए। देन द नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन फेल। अब आप फेल कितने तरीके से हो सकते हो ये बताओ, फेल कितने तरीके से बच्चों, देखो अगर आपको फेल होना है, आप एक क्वेश्चन गलत कर दो, आप 2 क्वेश्चन गलत कर दो, आप तीनों के तीनों गलत कर दो, एक जो गलत करोगे वो भी कौन सा, पहला करोगे, दूसरा करोगे, तीसरा करोगे, मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं ना। तो हम जब भी फेल की चांस निकालने हो ना तो हम क्या लिखेंगे, हमारा आंसर टोटल वेज में से क्या माइनस कर देंगे बच्चों, नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन पास, मतलब कि जो पास हो सकता है आप टोटल में से वे सारे तरीके माइनस कर दो तो बाकी कौन से तरीके बच जाएंगे, फेल होने के तरीके बच जाएंगे ना। अब आप मेरे को बता दो टोटल वेज कितने होते हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर देने के पास उसके पास कितनी चॉइस है बताओ, 4, वो ए बी सी डी में से कोई भी आंसर दे सकता है। दूसरे क्वेश्चन के लिए भी कितनी चॉइस है बच्चों, 4, और तीसरे के लिए भी कितनी है, 4। समझ गए आप मेरी बात। टोटल वेज अगर क्वेश्चन में पूछे जाए तो कितने हैं, 64। उनमें से ये बता दो ऐसे कितने वेज है जिसमें वो पास होगा। पास कब होता है बताओ, पास तब होगा जब वो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या देगा, करेक्ट, दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी क्या देगा, करेक्ट,
और तीसरे का भी क्या देगा, करेक्ट। बच्चों एक बात बताओ, इन 4 में से करेक्ट ऑप्शन तो कितना है, एक, तो मतलब एक ही चॉइस है इसके पास, या तो वो करेक्ट को टिक करे, जैसे बी करेक्ट है तो बी को ही टिक करना पड़ेगा, है ना। इसके लिए भी एक और इसके लिए भी एक, तो यानी कि 1 × 1 × 1, तो 64 में से सिर्फ एक चॉइस है जिसके अंदर वो पास होगा, कब, जब वो तीनों क्वेश्चन को करेक्ट आंसर करे। तो यानी कि 63 तरीके हैं जिसमें वो क्या हो सकता है, फेल। कैसे 63 तरीके हैं मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो इसका आंसर ए करेक्ट है, इसका आंसर डी करेक्ट है, और इसका आंसर बच्चों बी करेक्ट है, तो आप पास कब माने जाओगे पता है, इन 64 परमोटेशन में से, जब आप आंसर दोगे इस फॉर्मेट में ए डी और बी। अगर आपने ये आंसर दे दिया तो आप क्या हो जाओगे, पास। इसके अलावा अगर आपने लिख दिया ए बी डी दे दिया, बी डी ए दे दिया, सी डी ए दे दिया, सी 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 दे दिया, समझ रहे हो आप मेरी बात, इन सारे के अंदर आप क्या माने जाओगे, फेल। तो ये कितनी चॉइस है ऐसी, 63। पास होने के लिए तो सिर्फ आपके पास ये एक चॉइस है। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को समझोगे ना, तो कोई नया क्वेश्चन भी बनेगा तो आप उसको आसानी से सोल्व कर दोगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। आपको 11 प्लेयर की टीम सेलेक्ट करनी है 20 में से, सो दैट 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड एंड 5 आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड। मतलब ये होता है बच्चों, आपके सामने 20 स्टूडेंट है मान लो, एक टीचर के सामने 20 स्टूडेंट्स है, और उनमें से उसको सिलेक्ट कितने करने हैं, 11। बट 11 सेलेक्ट करने हैं, इन 20 में से 2 बच्चे ऐसे हैं और 5 बच्चे ऐसे हैं, 2 को तो हमेशा सिलेक्ट करना है, मतलब ये खास तरह के बच्चे हैं, इनको तो हमेशा आपको टीम में रखना ही पड़ेगा। और ये 5 ऐसे हैं जिनको आपको कभी नहीं रखना, ऑलवेज एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब बाहर रखना है इनको टीम से, ठीक है। तो ये नेवर इंक्लूडेड। तो आप ये बताओ, आपके पास 20 स्टूडेंट्स थे, 20 में से 2 ये और 5 ये बच्चों, ये 7 स्टूडेंट कौन से होते हैं, ये स्पेशल वाले होते हैं, ठीक है, ये स्पेशल स्टूडेंट्स हैं। तो रिमेनिंग कितने बच गए बताओ, रिमेनिंग इनके अलावा जो स्टूडेंट बच गए वो बच गए 13। अब इन 13 स्टूडेंट्स में से आपको कितने सिलेक्ट करने हैं, आप ये दिमाग लगाओ। देखो आपको टोटल कितने सिलेक्ट करने थे, 11। बट 11 में से 2 तो हमेशा सिलेक्ट हो ही गए ना, वो तो हमेशा टीम में रहेंगे। मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू बी सिलेक्टेड। अब आपको कितने स्टूडेंट्स सेलेक्ट करने हैं, अब आप बस इस पे दिमाग लगाओ। 11 करने थे, 2 तो आपने कर ही लिए, क्योंकि इनको तो हमेशा आपको रखना ही रखना है टीम में, कोई चॉइस ही नहीं है। नो सेलेक्ट और करना है, तो आंसर कितना आ गया बताओ, 13 स्टूडेंट्स में से 9 स्टूडेंट और सिलेक्ट करने हैं। 13 से 9 को सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा बस। तो आंसर क्या होगा इसका, मैं सोल्व कर देता हूँ। 13 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 13 12 11 10, 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 फैक्टोरियल क्या होता है बच्चों, 24, 2 5, 13 इंटू 55 मल्टीप्लाई कर लेना, इसके आंसर कितना आ जाएगा, 715, यही आएगा। 13 5 जा 65 और 65, 715 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये भी देखो आसान क्वेश्चन है। आउट ऑफ 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स ए ग्रुप ऑफ 7 इज टू बी फॉर्म्ड। मतलब कि हमारे पास देखो 6 बॉयज है और 4 गर्ल्स है, और इसमें से हमने 7 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके एक टीम बनानी है। हाउ मैनी सच ग्रुप्स, कितने ग्रुप बनाए जा सकते हैं, मतलब किसी ग्रुप को बनाने के लिए हमारे पास कितनी चॉइस है, सच दैट बॉयज आर ऑलवेज इन मेजोरिटी। मेजोरिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ बॉयज जो है ना, नंबर ऑफ बॉयज वो हमेशा ग्रेटर होने चाहिए किससे, नंबर ऑफ गर्ल्स, है ना, तभी तो बॉयज की मेजोरिटी होगी। अब आप मेरे को ये बता दो, यहाँ पे आप लिखो बॉयज, और यहाँ पे आप लिखो बच्चों गर्ल्स, और यहाँ पे लिखो केसेस, कितने केस हो सकते हैं, या चॉइसेस, कितनी चॉइस है आपके पास। टोटल बॉयज कितने हैं बताओ क्लास में, 6, और टोटल गर्ल्स कितनी है, 4। हमें सिलेक्ट कितने करने हैं बताओ, सिलेक्ट करने हैं बच्चों कितने, 7। और बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज जो सिलेक्ट करोगे ना वो गर्ल्स से ज़्यादा होने चाहिए। एक बात बताओ, मैं 6 के 6 बॉयज सिलेक्ट कर लूँ और गर्ल्स सिर्फ कितनी सिलेक्ट कर लूँ, एक, हो गए 7 बच्चे, और बॉयज क्या गर्ल्स से देखो ज़्यादा है, फिर एक बॉय कम कर दो, एक गर्ल को बढ़ा दो, फिर एक और बॉय कम कर दो, एक गर्ल को बढ़ाओ। बताओ आगे मैं कर सकता हूँ क्या, मैं ऐसा कर सकता हूँ 3 बॉयज और 4 गर्ल्स, ये बच्चों पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि बॉयज गर्ल्स से ज़्यादा होनी चाहिए, बट यहाँ पे तो गर्ल्स बॉयज से क्या होगी, ज़्यादा, तो ये केस तो बच्चों पॉसिबल नहीं है। तो पहले 3 केस पॉसिबल है, इनके आंसर बताओ मेरे को। 6 में से 6 बॉयज सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, 4 में से एक गर्ल, इसको सोल्व कर लोगे। 6 कितना होता है 1, और ये कितना होता है 4, 4 चॉइस तो ये आ गई। दूसरे की चॉइस बताओ, 5, 6 में से 5 बॉयज और 4 में से 2 गर्ल्स, है ना, बहुत आसानी से सिलेक्ट कर सकते हो। 6C5 होता है 6, और 4C2 भी कितना होता है बच्चों 6, 4 इंटू 3/2 यानी कि 6, ये हो गया 36। 6 में से 4 बॉयज और 4 में से 3 गर्ल्स, 6C4 कितना होता है, 6 5 30 15, और 4C3 कितना होता है 4 यानी कि 60।
तो आंसर कितना आएगा? इन सारी चॉइसेस को बच्चों ऐड कर दो, क्योंकि अपने पास चॉइस है ना, या तो ये या ये या ये। तो 4 + 36 + 60 यानी कि 100। हमारे पास टोटल कितनी चॉइस है बच्चों? 100 चॉइस है ना। अच्छा क्वेश्चन है, बट इस तरह के क्वेश्चन आपको 2-3 में कराऊंगा ना, आपको कंफर्म हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे सोल्व करने हैं आपको। ये क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें कहता है द नंबर ऑफ वेज इन विच एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, वही एन अलग अलग तरह की चॉकलेट है और आपको 2 डिफरेंट बॉक्सेस के अंदर डालनी है। आपको याद आ गया जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, ये वही क्वेश्चन है, बस इसमें चेंज क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ। बॉक्स ए और बॉक्स बी, सो दैट नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी। अब की बार इसमें ये लाइन आपको दे दी कि एक भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब बच्चों पता है क्या है? पिछली बार तो आपने क्या कहा था, पहली चॉकलेट आप दोनों में से किसी बच्चे को दे दो, दूसरी चॉकलेट भी आप दोनों में से किसी बच्चे को दे दो, तीसरी चॉकलेट भी आप दोनों में से किसी बच्चे को दे दो। बट एक बार तो ऐसा होगा ना कि एक चॉकलेट को आप उस बच्चे को नहीं दोगे जिसको पहले सारी दे चुके हो, दूसरे बच्चे को देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक भी बच्चा ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसको एक भी चॉकलेट ना मिली हो। पहले आप मेरे को ये बताओ, टोटल वेज कितने हैं? टोटल वेज, टोटल वेज का मतलब 2n हो गया, क्योंकि पहली चॉकलेट को देने के 2 तरीके, दूसरी को भी ये। बट आउट ऑफ दीज, ये हमारा आंसर नहीं है, 2n है ना, ऑप्शन में भी नहीं है। आउट ऑफ दीज ऐसे कितने तरीके हैं इसमें कि जिसमें एक ही बॉक्स में आपने सारी की सारी चॉकलेट डाल दी। आप एक बात बताओ सिंपल सी, एक तो ये वे है कि आपने सारी की सारी चॉकलेट बच्चों इसमें डाल दी, या आपने सारी की सारी चॉकलेट इसमें डाली होगी, है ना। मतलब कि एक और एक, दो तरीके ऐसे हैं इन विच ऑल थिंग्स आर पुट इन वन बॉक्स, है ना। ये दो ही तरीके तो है, क्योंकि आपके पास दो ही तो बॉक्स है। तीन होते तो तीन हो जाते हैं ना, यानी कि दो तरीके आपके पास ऐसे हैं जिसमें आपने सारी की सारी चॉकलेट बच्चों एक ही बॉक्स में डाली होगी, या तो फर्स्ट में और या फिर सेकंड में, यानी कि एक खाली रहा होगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा? टोटल में से ये दो तरीके क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे को कोई भी बॉक्स खाली छोड़ना नहीं है, और खाली छोटा होगा तो दो तरीके हैं, या तो फर्स्ट खाली छोटा होगा या सेकंड। तो फिर दो इसमें से माइनस कर दो, आंसर कितना आएगा? देखो 2n - 2 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहता है? ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ 10। मतलब आपके एग्जाम में टोटल कितने क्वेश्चन आए? 10। उनमें से आपको आंसर कितने करने हैं? 6 के आंसर करने हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता पेपर के अंदर, जब जैसे आप यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जाम देते हो तो वहाँ पे ऐसा ही होता है कि आपके पेपर के अंदर अलग अलग सेक्शन बने होते हैं। टोटल मान लो 10 क्वेश्चन आए और आपको कह दिया गया 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, बट ऐसा नहीं होता कि आप कोई भी 6 सिलेक्ट कर लो। नहीं, क्या पैटर्न होता है उसमें? ये 10 के 10 क्वेश्चन है ना, दो ग्रुप में बटे हुए हैं, और हर ग्रुप के अंदर बच्चों कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं? 5। मतलब ऐसा है, देखो, ग्रुप ए और ग्रुप बी, 5 क्वेश्चन ग्रुप ए में है और 5 क्वेश्चन ही ग्रुप बी में है, ठीक है। अब आपको टीचर ने ये कह दिया कि आपको टोटल 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो बच्चा तो क्या करेगा? हो सकता है उसको ग्रुप ए के पांचों क्वेश्चन आते हो, तो वो 5 अटेम्प्ट कर देगा और यहाँ से बच्चों क्या है, एक अटेम्प्ट कर देगा। बट नहीं, टीचर बताएगा उसको कैसे। इन हाउ मेनी वेज कैन ही अटेम्प्ट 6 क्वेश्चंस इफ ही इज नॉट अलाउड टू आंसर मोर देन 4 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन। मतलब उसको पहले बता दिया गया है कि एक सेक्शन से वो 4 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकता। मतलब कि इसमें से अगर मान लो 4 किए तो इसमें से कितने कर देगा? 2। या इसमें से 3 किए तो इसमें कितने कर देगा? 3। या इसमें से 2 और इसमें से 4, ऐसा हो सकता है। तो बताओ इसके वेज कितने होंगे? इन 5 क्वेश्चन में से 4 अटेम्प्ट करेगा, 5C4, तो इन 5 में से कितने अटेम्प्ट करेगा? 2 अटेम्प्ट करेगा। इसके लिए इन 5 में से 3 अटेम्प्ट करवा लो, और इन 5 में से भी 3 अटेम्प्ट करवा लो, इन 5 में से बच्चों 2 अटेम्प्ट करवा लो, और इन 5 में से भी 2 अटेम्प्ट करवा लो, ठीक है, 4 अटेम्प्ट करवा लो, ठीक है। ये हो गया बस। अब इन सारी की सारी चॉइसेस को निकाल के और लास्ट में क्या कर दो बच्चों, इसको ऐड कर दो। निकालूं मैं? 5C4 कितना होता है? 5, और ये होता है 10, यानी कि 50 आ गया। अच्छा, ये 50 है तो ये भी कितना होगा? 50। ये 5C3 10, 10 × 10 ये कितना होता है? 100। तो आंसर कितना आ गया बोलो आपका? 50, 100 और 50। सारी चॉइसेस को क्या कर दो? ऐड कर दो, 200 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, एक बैग के अंदर 9 बॉल है जिसपे नंबर लिखे हुए हैं बच्चों 1 से लेकर 9 तक, यानी कि ऐसे 9 बॉल्स है। मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ कि कुछ चीज़ें आपको लंबे टाइम तक याद रखनी पड़ेगी, एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। इनके ऊपर ऐसे 1 से लेकर 9 तक बच्चों क्या है, नंबर लिखे हुए हैं। ये होगी, आपने 2 बॉल निकाली फ्रॉम दिस बैग, 2 बॉल निकाली, लेकिन वो 2 बॉल कैसी होनी चाहिए? देन द नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग द सम ऑफ द डिजिट्स
ऑन द बॉल्स एज ओड नंबर। आपने इन 9 में से, मैं आपको डायग्राम से जाता, देखो आपने क्या की, 2 बॉल निकाल दी, ये 2 बॉल आ गई, बट ये 2 बॉल इस तरह की होनी चाहिए कि इनके ऊपर मान लो एक नंबर लिखा हुआ है क्या 3, इसके ऊपर क्या नंबर लिखा हुआ है 3, और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है मान लो 4। इन दोनों का बच्चों सम कितना आ गया 7। ये 7 जो है ना वो कैसा नंबर होना चाहिए, ओड। आप जो भी बॉल निकालोगे ना, उन दोनों पे जो नंबर लिखाएगा उनका सम कैसा होना चाहिए, ओड। आप बस मेरे को ये बता दो, सम ओड कब होता है 2 नंबर का, जब या तो दोनों, अगर मान लो दोनों नंबर इवन हुए, दोनों नंबर क्या हुए इवन, तो दोनों का सम क्या होगा, इवन होगा, जैसे 2 + 4। अगर दोनों ओड हुए ना बच्चों, तब भी सम तो क्या आएगा, इवन ही आएगा। ओड कब आएगा सम पता है, जब एक नंबर इवन होगा और एक नंबर क्या होगा, ओड। समझ रहे हो आप मेरी बात, एक नंबर क्या होगा इवन और एक नंबर क्या होगा, ओड। तो अब मैं आपको बताता हूँ, आपको लेके क्या आना है बताओ, आपको क्या लेके आना है, ओड लेके आना है ना, आपको तो ओड लेके आना है। तो आप क्या करो, अगर सम ओड लेके आना चाहते हो, तो जो भी ये 2 बॉल आप निकालोगे बच्चों, इनमें से एक नंबर क्या होना चाहिए इवन और एक नंबर क्या होना चाहिए ओड। आप मेरे को बता दो, इन बॉल्स पे जो इवन नंबर लिखे हुए हैं वो कितनी बॉल है, ये 4 बॉल है, और ओड वाली कितनी बॉल है बताओ, ये 5 बॉल है। आपको 2 बॉल निकालनी है, आप मेरे को बताओ, आप इन चारों में से कोई एक बॉल निकालनी पड़ेगी आपको, और इन 4 में से कोई एक बॉल, 5 में से एक बॉल निकालनी पड़ेगी। ऐसा करोगे तभी तो उन दोनों बॉल्स के ऊपर जो नंबर लिखे हुए आएंगे उनका सम ओड होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात, तो फिर आंसर क्या हो गया बोलो, इसके लिए कितनी चॉइस है 4, और इसके लिए कितनी चॉइस है बच्चों 5। आंसर कितना आ गया 20, क्योंकि आप इन 4 में से कोई एक बॉल निकाल लो, इन 4 में से कोई एक बॉल निकाल लो, जो आंसर आएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, मतलब कि जो दोनों का सम होगा वो क्या होगा बच्चों, ओड। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है 20। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए हैं ताकि कुछ नए क्वेश्चन के जरिए आपको नए कॉन्सेप्ट में सिखा सकूँ। इसमें क्या कहता है, एक इलेक्शन के अंदर 3 पर्सन सेलेक्ट होने हैं 6 में से। जैसे मान लो आपके शहर में, आपके गांव में कोई इलेक्शन हुआ, 6 कैंडिडेट इलेक्शन के लिए तैयार है, इलेक्शन लड़ने के लिए, ठीक है, लेकिन सेलेक्ट कितने होने हैं 3। यानी कि आप ये मान लो कोई भी आप 6 फ्रेंड हो और आप इलेक्शन हो रहा है आपके बीच में, कोई प्रेसिडेंट बनना है, कोई ट्रेजरी बनना है, ठीक है, कितनी पोस्ट है 3। एक वोटर है, वोटर का मतलब जो आपके लिए वोट करेगा, जैसे आप वोटर हो। ए वोटर कैन कास्ट, कास्ट का मतलब वोट डालना, एनी नंबर ऑफ वोट्स, वो कितने भी वोट डाल सकता है। देखो हमारे पास तो क्या होता है, जैसे हम वोट डालने जाते हैं तो हम किसी एक ही कैंडिडेट को बच्चों वोट डाल सकते हैं ना, ये नहीं है कि ए को भी डाल दिया बी को भी डाल दिया, हम सिर्फ एक कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं। बट यहाँ ऐसा नहीं है, ये कहा गया है एक वोटर कितने कैंडिडेट को वोट कर सकता है या कितने वोट दे सकता है, बट नॉट मोर देन द कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड। मतलब कि एक वोटर, एक जो वोटर है बच्चों, वो कितने वोट कर सकता है पता है इस इलेक्शन में, वो 3 वोट कर सकता है। क्यों, कितने कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं 3, 3 से ज़्यादा नहीं कर सकता। मतलब कि जैसे आपको मैं समझाता हूँ, ये 6 कैंडिडेट है टोटल, और आप क्या हो वोटर, आप वोट डालने गए तो आपने क्या किया, आपने ए को भी वोट कर दिया, आपने डी को भी वोट कर दिया, और आपने एफ को भी वोट कर दिया। तो आप ऐसा कर सकते हो, बट 3 से ज़्यादा वोट आप नहीं कर सकते। समझ रहे हो आप मेरी बात, 6 में से जो भी आपको पसंद आए। हाँ, ये जरूरी नहीं कि आपको 3 को ही करने हैं, आप एक को भी कर सकते हो, लिख रखा ना, एनी नंबर ऑफ वोट्स डाल सकता है वो, बट 3 से ज़्यादा नहीं डाल सकता। तो हो सकता है आप एक को वोट दो, हो सकता है 2 को दो, या हो सकता है तीनों को दे दो, आप 3 कैंडिडेट को दे दो। लेकिन कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन ही कास्ट हिज वोट। तो आप मेरे को बता दो, उसके पास जो वो वोट करेगा, वोट डालेगा, वो कितने पर्सन को डाल सकता है, या तो एक पर्सन को, या बच्चों 2 पर्सन्स को वोट डालेगा, या वो 3 पर्सन्स को डालेगा, क्योंकि चॉइस है उसकी। अब आप मेरे को बता दो, अगर एक पर्सन को वोट डालेगा तो उसके पास कितनी चॉइस है। आप कहोगे सर पर्सन तो 6 अवेलेबल है, उसको डालना एक को है, तो कितनी चॉइस होगी 6C1। 2 को डालेगा तो 6C2, 3 को डालेगा तो 6C3, और इन सारी चॉइसेस को क्या कर दो बच्चों, ऐड कर दो। ये कितना हो गया 15, और ये कितना हो गया 20। आंसर कितना आएगा 41, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन एक बार आपको समझ आ गया ना तो बस काम आसान हो जाएगा, क्योंकि आप खुद के ऊपर लेके देखो इस क्वेश्चन को, आपके पास चॉइस क्या है, आप एक पर्सन को वोट डालो, या 2 को, या 3 को। अब एक पर्सन को वोट डालोगे तो उसके लिए भी तो बच्चा आपके पास 6 चॉइस है ना, क्योंकि उन 6 में से किस एक को डालोगे, और 2 के लिए उन 6 में से कौन से 2 पर्सन को डालोगे, ए बी को डालोगे या बी सी को डालोगे या ए और ई को डालोगे, तो उसके लिए कितनी चॉइस आपके पास है 15 चॉइस। ऐसे ही 3 के लिए होगी। अब सेम ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी क्या कहा गया है, एक इलेक्शन में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज
वन मोर देन द नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी इलेक्टेड। देखो बच्चों, पिछले क्वेश्चन में क्या था, 6 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे थे, बट सिलेक्ट कितने को होना था, 3 को। यहाँ पे क्या है कि जितने कैंडिडेट है ना, सेलेक्ट क्या होने हैं बच्चों, उससे एक कम होने हैं। लेट कर लो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। टोटल कैंडिडेट्स n है, टोटल कैंडिडेट कितने हैं बच्चों, n, बट कितने सेलेक्ट होने हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी सिलेक्टेड, उनमें से सिलेक्ट कितने होने हैं, एक कम। जैसे आप 5 फ्रेंड इलेक्शन लड़ रहे हो, बट सिलेक्ट कितने हो गए, सिर्फ 4, एक कम हो गए, ठीक है, ये हो गया। फिर वही बात है, ए वोटर कैन कास्ट एनी नंबर ऑफ वोट्स बट नॉट मोर देन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड। सेम वही क्वेश्चन है। ये कहता है इफ ए वोटर कैन कास्ट हिज वोट इन 30 वेज। जैसे पिछले क्वेश्चन का आंसर देखो कितना आया था, बताओ, 41 आया था ना। अब की बार इसके पास टोटल कितनी चॉइस है, देखो 41 आया था। अब की बार इस वोटर के पास कितनी चॉइस है, ऐसी 41 की जगह 30 चॉइस है, ठीक है। तो बताओ कितने कैंडिडेट है उस इलेक्शन के अंदर। तो बच्चों मैंने मान लिए कितने कैंडिडेट है, n। तो बताओ वो कितने कैंडिडेट को वोट कर सकता है, बच्चा आप मेरे को ये बता दो। वो एक पर्सन को वोट कर सकता है ना, वो 2 को कर सकता है, वो 3 को कर सकता है, या वो बच्चों n-1 को कर सकता है। क्यों, क्योंकि n-1 पर्सन सिलेक्ट होने हैं। अब आप बता दो मेरे को, एक पर्सन को अगर वो वोट करेगा तो n में से कौन सा एक, चॉइस कितनी होगी, nc1, ये nc2, 3 को करेगा तो nc3, और n-1 को करेगा तो बच्चों nc(n-1). तो टोटल चॉइसेस कितनी होगी, पिछली बार भी तो मैंने ऐसे किया था ना, ऐड किया था, nc1 प्लस nc2 अप टू nc(n-1). ये अब आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए ना, अपनी नोटबुक में लिख लेना, nc0 से स्टार्ट करके nc1 nc2 अप टू ncn तक, इन सारी टर्म्स का सम बच्चों कितना होता है, 2n होता है ना। अब आप मेरे को बता दो इसमें क्या क्या गायब है, जो मैंने ये लिख रखी है टर्म सारी, इसमें nc1 से स्टार्ट है, तो एक तो nc0 गायब है, और एक लास्ट में ncn गायब है ना, ncn-1 तक तो आ गया। ये ऐड करी है 2 टर्म, तो ये मैं माइनस भी करूंगा, ये हो गया। ये तो क्या होता है बोलो, ये तो 2n होता है, और ये भी 1 होता है और ये भी 1 होता है, तो 2 माइनस कर दो इसमें से। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये चॉइस कितनी दे रखी है बच्चों, 30 दे रखी है। तो बताओ 2n कितना आ गया, 32। 32 क्या होता है, 2 की पावर 5, तो यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ये हो गया एक मेथड। तो ये तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक मेथड करवाया, बट एग्जाम के अंदर आप ऐसा नहीं करोगे। एग्जाम में तो सिर्फ आप क्या यूज करो बच्चों, शॉर्टकट। एग्जाम में आप क्या यूज कर रहे ना, शॉर्टकट। अब शॉर्टकट क्या है देख लो, ऑप्शन का यूज कर लो ना, ऑप्शंस का यूज करो। जैसे आप ये मान लो कैंडिडेट कितने हैं, 5, तो आप 5 में से किसी एक को वोट करो, 5 में से 2 को वोट करो, 5 में से 3 को वोट करो, या 5 में से 4 को वोट करो। 5 में से 5 को तो वोट कर नहीं सकते, क्योंकि अगर कैंडिडेट 5 हो गए तो सिलेक्ट कितने करने हैं, 4, उससे एक कम। तो इन सब का सम करके देखोगे बच्चों कितना आएगा, 30। क्यों, क्योंकि 5c0 से स्टार्ट होके 5c1 और 5 तक बच्चों 2 होता है 32। तो फिर आपको तो ना तो ये चाहिए ना ये चाहिए, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, इन दोनों को माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा, 30। तो मेरे दिमाग में पहले चल रहा था कि 30 है तो 30 क्या होता है, 32 - 2, तो मैं सीधा ही किसको ऑप्शन को सिलेक्ट किया मैंने, पहले 5 को, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कहते हैं, 2 ग्रुप है प्लेयर के, पहले ग्रुप में 6 प्लेयर है, दूसरे ग्रुप में 8 प्लेयर है। जैसे वो क्वेश्चन थे 5-5 क्वेश्चन थे दोनों ग्रुप में, ठीक है, ये प्लेयर से बस क्वेश्चन की जगह। इस ग्रुप में बच्चों 6 प्लेयर है और इस ग्रुप में 8 प्लेयर है। मान लो ये बॉयज़ का ग्रुप है और ये गर्ल्स का ग्रुप है। एक क्लास में 6 बॉयज़ है और 8 गर्ल्स है। हमें एक टीम बनानी है कितने प्लेयर की, 11 प्लेयर की, हो जाएगा। बट इफ़ एटलीस्ट 4 प्लेयर्स आर टू बी इंक्लूडेड फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप। ये कहता है कंडीशन क्या है कि पहले ग्रुप से आपको कम से कम 4 प्लेयर लेने पड़ेंगे उस टीम में। मतलब कि बॉयज़ में से कम कितने बॉयज़ चाहिए अपने को, 4, तो 4 बॉयज़ से स्टार्ट कर दो। अगर ये 4 है तो बच्चों गर्ल्स कितनी होगी, 7। क्यों, क्योंकि टोटल कितने लेने हैं। अब बॉयज़ को एक बढ़ा दो, गर्ल्स को एक कम कर दो। अब आप मेरे को ये बताओ, क्या बॉयज़ हम 7 भी ले सकते हैं क्या, 7 कैसे ले सकते हैं, बॉयज़ है ही कितने, 6, तो बस 6 तक ले लो। इसकी चॉइस कितनी होगी बताओ, 6 में से 4 बॉयज़ और 8 में से 7 गर्ल्स। कर लोगे, इसका आंसर खुद निकालना है आपको, ठीक है। इसके लिए 6 में से 5 बॉयज़ और 8 में से 6 गर्ल्स, और 6 में से 6 बॉयज़ और बच्चों 8 में से 5 गर्ल्स, इनको ऐड कर देना तीनों को, है ना। इन तीनों को क्या कर देना बच्चों, ऐड, और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या होगा, अल्फा की वैल्यू दे रखी है बच्चों आपको कितनी, mc2।
MC2 का आगे से आंसर याद रखना, मैं बताता हूँ क्या होता है, आपको पता ही है, m फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और m-2 का होल फैक्टोरियल। m फैक्टोरियल को क्या लिख दो, m-1 m-2 का फैक्टोरियल, ताकि वो m फैक्टोरियल कट जाए, m-2 का फैक्टोरियल, ये कट गया, क्या आंसर आ गया, m इंटू m-1/2। आगे से आप हमेशा याद रखना, ठीक है इसको। NC2 क्या होता है, n इंटू n-1/2। कुछ बातें याद होगी ना, तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपको तुरंत पता होता है कि अल्फा तो क्या है, m इंटू m-1/2 है, इतना सोल्व नहीं करना पड़ता आपको। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो अल्फा C2 बताओ। अब मेरे को बता दो अल्फा C2 क्या होगा, ऐसे ही अल्फा -1/2, भाई n की जगह क्या है, अल्फा है। अब अल्फा की वैल्यू ये पुट कर दो, अल्फा को पुट करना m-1/2 इंटू अल्फा -1 यानी m-1/2 -1, और पूरे के नीचे क्या है, ये 2 तो है ही। बस अब इसको सिंप्लीफाई करके और फिर मैं बताता हूँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सिंप्लीफाई करना, m इंटू m-1, देखो ये 2 और ये 2 4, और इसमें से 2 एल्शियम ले लो तो क्या आ गया, m² माइनस m माइनस के 2, तो m-1, इसके बच्चों फैक्टर बनाओगे तो ये क्या बनेंगे पता है, m-2 और m+1 बन जाएंगे। अब इसको ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, पहले लिखो m+1, फिर लिखो m, फिर लिखो m-1 और फिर लिखो m-2, और नीचे कितना है बच्चों, 2 इंटू 4 यानी कि 8 हो गया। अब मेरा काम है कि ऑप्शन को चेक करना बच्चों। ऑप्शन मान लो मैं ये चेक करता हूँ, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। जैसे 10 से 3 निकालना है मेरे को, तो पता है मैं क्या करता हूँ, नीचे 3 है ना, इसके आगे क्या लगा दो, फैक्टोरियल। अब ऊपर 10 से शुरू करके कितनी टर्म को मल्टीप्लाई करो, 3 को, इस 3 को, बस इसका आंसर ये डायरेक्ट आ जाएगा, है ना। जैसे 20 से 4 निकालना है आपको, नीचे 4 का क्या लिख दो, फैक्टोरियल, और 20 से स्टार्ट करके कितनी टर्म को मल्टीप्लाई करो, 4 को, 20, 19, 18 और 17। अब मुझे यहाँ पे देखो क्या चाहिए, m+1 से स्टार्ट करना है, m+1 फिर m फिर m-1 फिर m-2, कितनी टर्म है बोलो, ये 4, और 4 टर्म की मल्टीप्लाई कब होती है, जब नीचे क्या होता है 4। तो देखो m+1 यहाँ पे भी है और m+1 यहाँ पे भी है, तो दोनों में से किसी एक को ट्राई कर लो। मैं पहले डी ऑप्शन को ट्राई कर लेता हूँ, क्या है 3 इंटू m+1c4, क्योंकि नीचे 4 नहीं है बच्चों, नीचे कितना है 8 चाहिए मेरे को। तो आप बताओ मेरे को क्या हो गया, 4 नीचे फैक्टोरियल और m+1 से स्टार्ट करके कितनी टर्म की मल्टीप्लाई करूँ, 4 की, एक एक कम है ना, एक एक कम करिए ना। m+1 के बाद क्या आएगा, m, फिर m-1 फिर m-2। अब आप देख लो खुद, 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, तो ये 8 पे कट गया, आंसर मैच कर गया। तो कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। अब आपको पता लग गया कि इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का यही एक तरीका होता है। या फिर आप क्या करना पड़ेगा, आपको m की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, m की वैल्यू पुट करोगे लेकिन वो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा उससे भी। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक कमेटी बनानी है आपको 5 मेंबर की, वही बात है, आपको एक टीम बनानी है 5 प्लेयर्स की, ठीक है। आउट ऑफ 6 जेंट्स एंड 4 लेडीज, बच्चों नंबर ऑफ जेंट्स है 6 और नंबर ऑफ लेडीज है 4। इन दोनों ग्रुप में से आपको 5 मेंबर की कमेटी बनानी है, बट क्वेश्चन क्या है, आपके पास चॉइस है क्या, एटमोस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूडेड, मतलब उस टीम में एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेडीज ही होनी चाहिए। तो मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। अगर लेडीज 2 है तो बच्चों टोटल 5 चाहिए, तो जेंट्स कितने लेने पड़ेंगे, 3, लेडीज 1 तो ये 4, ज़्यादा से ज़्यादा तो लेडीज हो सकता है एक भी ना हो टीम में, और पाँचों के पाँचों क्या कर दो, जेंट्स को इंक्लूड कर लो। तो बताओ इसके लिए कितने होंगे, 6c3 और लेडीज 4 में से 2, फिर ये 6c4 और लेडीज 4 में से 1, जेंट्स 6c5 और लेडीज तो कोई है ही नहीं। तो बस इन तीनों चॉइस को क्या कर देना, ऐड कर देना, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एक रूम के अंदर कुछ पर्सन है, आप कुछ दोस्त हो, और हर दोस्त एक दूसरे से हैंडशेक कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स इतने हुए, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स रूम में कितने हैं। लेट कर लो, नंबर ऑफ पर्सन्स रूम में कितने हैं बच्चों, n है। तो आप मेरे को बता दो, मैंने डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताया हुआ ना, अगर n पर्सन्स है, एक हैंडशेक पॉसिबल बनाने के लिए कितने पर्सन की जरूरत होती है, 2, है ना, तभी तो आपस में हाथ मिलाओगे। तो NC2 ये क्या होंगे बच्चों, नंबर ऑफ हैंडशेक्स, और क्वेश्चन में कितने रखे हैं, ये 66। NC2 मैंने अभी बताया था ना क्या होता है, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, n इंटू n-1 क्या आ गया, 132। अब आपकी मर्जी है, या तो आप क्या करो, इसके फैक्टर बनाओ। 132 क्या होता है मुझे पता है, 12 इंटू 11 होता है ना। तो ये इनमें भी तो एक का गैप है, इनमें भी एक का गैप, तो बड़ा नंबर कौन है, n, बड़ा नंबर कौन है, 12, तो n कितना आ गया 12, या ऑप्शन का यूज कर लो, 12 है तो 12c2 निकाल के देख लो कितना आएगा, 66, क्योंकि 12c2 क्या होता है, नीचे 2 फैक्टोरियल
ऊपर 12 से स्टार्ट करके 2 से क्या कर 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो 6 इंटू 11 देखो आ गया ना 66। तो ऑप्शन से भी आसानी से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। सेम क्वेश्चन ये वैसा ही है। एक फुटबॉल की चैंपियनशिप है, टूर्नामेंट हो रही है, उसमें टोटल 153 मैच खेले गए हैं और हर टीम दूसरी टीम के साथ कितने मैच खेलती है? एक। तो बताओ नंबर ऑफ टीम्स कितनी थी? तो नंबर ऑफ टीम्स को वही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पीछे वाला, नंबर ऑफ टीम्स को n मान लो, तो नंबर ऑफ मैचेस कितने हो गए? NC2, इसकी वैल्यू कितनी है? 153। तो n इंटू एन माइनस वन बाई टू इक्वल टू 153, n इंटू एन माइनस वन कितनी आ गई बच्चों? इसको डबल कर दो। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, फैक्टर नहीं बनाएंगे, फैक्टर बनाओगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है बताओ? एक का है ना, तो आप इसके भी दो ऐसे मल्टीपल बनाओ प्रोडक्ट के रूप में जिनमें एक का गैप हो। अब 2 इंटू 153 है, ठीक है, ये हो गया। अब ये किससे डिवाइड हो रहा है बताओ? 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो इसको 3 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो एक का गैप आ गया ना, तो बड़ा कौन है? 18, तो इसको लिखो 18 इंटू 17। एन की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? 18। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। इसमें क्या कहा गया है पढ़ो, इन हाउ मेनी वेज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बाकियों से अलग क्वेश्चन है बच्चों। इन हाउ मेनी वेज कैन ए गेम ऑफ टेनिस बी प्लेड, मतलब एक टेनिस का गेम हो रहा है, उसको खेलना है, कितने वेज में खिला सकते हो आप? 3 हमारे पास मैन और 4 वुमेन अवेलेबल है और हर एक टीम में एक मैन और एक वुमेन होगा बच्चों। मतलब क्या होगा, 2 टीम है, टीम ए और टीम बी, 2 टीम बनेगी बच्चों, तभी तो मैच होगा ना इन दोनों टीमों के बीच में। टीम ए में एक मैन होगा और एक वुमेन होगी, ऐसे ही बच्चों टीम बी में एक मैन होगा और एक वुमेन होगी। समझ रहे हो आप मेरी बात? ऐसे टीम बनेगी और फिर इन दोनों टीमों के बीच में हम मैच करवाएंगे। अब आपको कहता है ऐसी कितनी टीम बनाना पॉसिबल है या कितने मैच करवाने इनके बीच में पॉसिबल है? आप एक बात बताओ, 3 मैन अवेलेबल है और 4 वुमेन अवेलेबल है, आपको कितने पर्सन सेलेक्ट करने पड़ेंगे इन 7 में से अगर आपको एक मैच पॉसिबल करवाना है? बस आप मेरे को ये बता दो, एक मैन यहाँ के लिए और एक मैन यहाँ के लिए, मतलब कि इन 3 में से कितने मैन लेने पड़ेंगे आपको? 2। और ऐसे ही इन 4 में से 2 क्या सिलेक्ट करनी पड़ेगी? विमेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो बताओ इसके लिए चॉइसेस कितनी होगी? 3 में से 2 और इसके लिए 4 में से 2, तो ये आ गया 3 और ये आ गया बच्चों 6। 18 चॉइस तो होगी। कब? 18 चॉइस तो बच्चों सिर्फ इस चीज़ की हुई है कि आप उन 3 में से कौन से 2 मैन और उन 4 में से कौन सी 2 वुमेन सेलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। अब ये 18 चॉइस होगी। अब आपके पास क्या क्या आ गया देखो, एक मैन 1, एक मैन 2, एक वुमेन 1, एक वुमेन 2 हो गया। अब आपको क्या बनानी है? टीम भी तो बनानी है। टीम कैसे बनेगी आप मेरे को ये बता दो, टीम के लिए भी तो चॉइस है। कैसे? आप मैन 1 के साथ वुमेन 2 की टीम बना दो, ठीक है, ये हो गया। एंड मैन, देखो इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ आपको। आप क्या करो, मैन 1 के साथ वुमेन टीम की, वुमेन 1 की, और मैन 2 के साथ वुमेन 2 की, एक टीम तो ये बन गई। एक चॉइस तो ये है, या आप ऐसा भी तो कर सकते हो कि मैन 1 के साथ वुमेन 2 और मैन 2 के साथ वुमेन 1, एक टीम, देखो ये भी बन गई। समझ रहे हो आप मेरी बात? यानी कि ये 2 टीम बना सकते हो आप। मैच या तो ऐसे वाला मैच खिला दो या ऐसे वाला, ये ना करना ना कि ये दो दो चॉइस है, नहीं बच्चों, 2 चॉइस नहीं है। अगर आपने मैन 1 के साथ वुमेन 1 की टीम बनाती तो मैन 2 के साथ तो वुमेन 2 की बनेगी, इसके अलावा तो कोई रास्ता ही नहीं आपके पास, है ना। तो ये 2 चॉइस टीम बनाने की भी तो है। तो आंसर कितना आएगा बताओ? 18 इंटू 2, क्योंकि 18 चॉइस तो थी कि कौन से 2 मैन और कौन सी 2 वुमेन सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद जो ये 4 प्लेयर आपके पास इकट्ठे हो गए, आए हैं आपके पास, तो इनके लिए भी आपको 2 टीम बनाने की सुविधा है। या तो ये वाली 2 टीम बना के मैच खिला दो, या ये 2 वाली मैच, तो 2 टीम, 2 चॉइस ये होगी। तो 18 टू 36 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ऑन द ओकेजन ऑफ दीपावली फेस्टिवल ईच स्टूडेंट ऑफ ए क्लास सेंड्स ग्रीटिंग कार्ड्स टू द अदर्स। आप मान लो एक क्लास में 20 स्टूडेंट हो, 20 फ्रेंड्स हो, और दिवाली पे आपने क्या डिसाइड किया कि हर बच्चा अपने फ्रेंड को गिफ्ट देगा या ग्रीटिंग कार्ड देगा, ठीक है। देन टोटल नंबर ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स एक्सचेंज्ड बाय द स्टूडेंट्स। आप ऐसा मान लो ये 20 बच्चे हैं, ऐसे आपने अपने अपने घर से फ़ोन पे बात करनी स्टार्ट की कि हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं दिवाली को, ठीक है। तो आप मेरे को बता दो, आप ये आप हो, तो आप मार्केट से कितने गिफ्ट खरीद के लेके आओगे? क्योंकि आपको कितने फ्रेंड्स को गिफ्ट देना है? 19 फ्रेंड्स को देना है। तो आप कितने गिफ्ट खरीद के लाओगे?
19 गिफ्ट। आपका जो दोस्त है सेकंड नंबर वाला, ये भी तो कितने गिफ्ट खरीद के लाएगा? 19। क्यों? ये खुद को छोड़ के बाकी सभी को गिफ्ट देगा ना। ऐसा थोड़ा है कि आपने इसको जो गिफ्ट दिया है ये वो वाला गिफ्ट किसी और को दे देगा, नहीं। आप जो भी गिफ्ट ये देगा तो अलग होना चाहिए, है ना। ऐसे ही ये वाला फ्रेंड भी मार्केट जाएगा, 19 गिफ्ट खरीद के लाएगा, ये वाला भी 19 गिफ्ट खरीद के लाएगा। तो टोटल गिफ्ट कितने हो गए? यानी कि आपने मान लो सबको एक दूसरे को गिफ्ट दे दिए, फिर आपने पार्टी को एंजॉय करने के लिए आपने कहा ये गिफ्ट एक बार रख देते हैं, तो उस रूम के अंदर कितने गिफ्ट बच्चों इकट्ठे हो जाएंगे? ये 19 कितनी बार ऐड होंगे बताओ? 20 टाइम्स ना। क्योंकि आप 20 दोस्त हो, हर दोस्त जब मार्केट में जाएगा तो उसको कितने गिफ्ट खरीदने पड़ेंगे? 19। क्यों? अपने को छोड़ के बाकी सबको तो आपको गिफ्ट देना है। तो 19 इंटू कितना हो गया? 20, 180। 180 देख लो किस क्वेश्चन का आंसर है। देखें इससे कितना आएगा? 20c2 इंटू 2 से 2 और 2 फैक्टोरियल लिख दो, 20 इंटू 19। मुझे दिख रहा था ये 2 से 2 कट जाएगा, 380 आ गया, है ना। ये ऑप्शन हो गया। अब आपने ये दिमाग लगाया कि 20c2 क्यों नहीं किया हमने? बच्चों 20c2 तो पता है क्या होता है कि ए ने बी को गिफ्ट दे दिया या बी ने ए को गिफ्ट दे दिया, दोनों को हम एक ही मानते हैं। जैसे ए ने हाथ मिलाया बी के साथ या बी ने हाथ मिलाया ए के साथ, तो हम उन दोनों को एक ही मानते, दो नहीं मानते। बट यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक अगर ए जो 1 जो है वो 2 को गिफ्ट दे दे या 2 1 को दे दे। नहीं बच्चों, अलग अलग होगा, है ना। क्योंकि 1 ने 2 को जो गिफ्ट दिया है, अब 2 वो गिफ्ट वापस 1 को थोड़ी देगा, वो तो कोई नया गिफ्ट देगा ना उसको। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से क्या होगा बच्चों? अलग होगा, ठीक है। ऐसे आप बताओ, अगर आप 10 फ्रेंड होते तो कितने गिफ्ट खरीद के लाते? नंबर ऑफ गिफ्ट्स, यानी हर फ्रेंड खरीदेगा कितने? 9 गिफ्ट। तो आंसर कितना आ जाता? 90। मतलब जितने फ्रेंड है ना उसके एक कम नंबर से क्या कर देना? मल्टीप्लाई। अगर 50 फ्रेंड होते, पेपर में क्वेश्चन आ जाए 50 फ्रेंड है तो गिफ्ट कितने खरीदोगे? 50 को उससे एक कम 49 से क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। समझना एक बार है बट काम हमेशा के लिए आएगा ये कॉन्सेप्ट। अब आपके इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है। एक बैग के अंदर 6 डिफरेंट व्हाइट बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। बना लो एक बैग। 6 बच्चों क्या है? व्हाइट बॉल है और 5 क्या है? अलग अलग से ब्लैक। अलग अलग है ये, यानी कि 6 जो व्हाइट कलर की बॉल है वो भी अलग अलग है। मतलब कोई दिखने में अलग है, किसी का शेप अलग है, साइज अलग है, ठीक है। कलर सिर्फ व्हाइट है, बाकी बॉल सारी क्या है? अलग अलग है। 4 बॉल आपको ड्रॉ करनी है एट ए टाइम। नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल द 4 बॉल्स विल बी ऑफ द सेम कलर। मतलब कि जो 4 बॉल आप निकालोगे ना वो कैसी आनी चाहिए बच्चों? सेम कलर की आनी चाहिए। ये बता दो, सेम कलर की आनी चाहिए। मतलब क्या क्या चॉइस आपके बताओ? ऑल 4 बॉल्स आर वाइट, या तो आप सारी की सारी क्या निकालो? वाइट निकालो, या ऑल 4 बॉल्स आर ब्लैक। तो बताओ सारी वाइट, मतलब इन 6 में से 4 निकाल लो तो 6c4, या का मतलब प्लस, या इनमें से निकाल लो, है ना। यानी कि 5c4। 6c4 कितना होता है बच्चों? 15। और 5c4 कितना होता है? 5। तो आंसर कितना आ गया? 20। 20 चॉइस है आपके पास। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक प्लेन में 10 पॉइंट है जिनमें से 4 क्या है बच्चों? कोलिनियर। तो टोटल पॉइंट्स कितने हैं? 10। इनमें से 4 क्या है? कोलिनियर, यानी कि 6 क्या है? नॉन कोलिनियर, और 4 क्या है? कोलिनियर। आप कितनी ट्रायंगल बना सकते हो? मैंने क्या बता रखा है? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का तरीका सीधा सीधा। अगर मान लो एक कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर ना होते तो 10 पॉइंट से कितनी ट्रायंगल आप बना सकते थे? 10c3। बट 4 पॉइंट कोलिनियर होने से कुछ ट्रायंगल का नुकसान हो गया, लॉस हो गया। इन 4 कोलिनियर पॉइंट ना होते ये तो आप इतनी ट्रायंगल बना सकते थे, और ये क्या हो गया? लॉस हो गया। तो लॉस को क्या कर दो? माइनस। 10c3 कितना होता है बच्चों? 10, 3 का फैक्टोरियल 10 9 8 यानी कि 120। और 4c3 कितना होता है? 4 यानी कि 116। क्या आ गया? अगर आपको लाइन का क्वेश्चन आता, देखो अगला क्वेश्चन मैंने लाइन का लिया है, मैं इसमें लाइन का भी बता देता हूँ, ठीक है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख लो। मान लो टोटल पॉइंट्स आपके पास है 15 और इसमें से 6 क्या है बच्चों? कोलिनियर। तो लाइन कितनी बनती? नंबर ऑफ लाइन्स। एक ही क्वेश्चन से दोनों समझ लो। 15 में से अगर कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर ना होते तो बच्चों 15c2 लाइन बनती। बट कोलिनियर होने की वजह से इतनी लाइन का क्या हो गया? लॉस। लेकिन बच्चों एक लाइन तो आप अब भी बना सकते हो ना। अगर ये 6 पॉइंट कोलिनियर है बताओ, तो सारी की सारी ट्रायंगल तो कोई भी नहीं बन सकती, बट लाइन एक तो बनेगी ना। 6 कोलिनियर पॉइंट से एक लाइन तो बनेगी। तो वो एक लाइन क्या करनी है आपको? ऐड करनी है। लाइन में एक ऐड करना है, ट्रायंगल में एक ऐड नहीं करना। क्यों? क्योंकि कोलिनियर पॉइंट से एक भी ट्रायंगल नहीं बनती, बट लाइन तो एक बनेगी ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? द स्ट्रेट लाइन्स L1 L2 L3 आर पैरेलल। मैं डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ। ये 3 स्ट्रेट लाइन है, इनके नाम है L1 L2 और L3, और ये तीनों लाइन्स कैसी है बच्चों? पैरेलल है। ए टोटल नंबर ऑफ m पॉइंट्स आर टेकन ऑन L1। मतलब जो फर्स्ट लाइन है ना L1,
इसके ऊपर ये ऐसे कितने पॉइंट है बच्चों, ये कितने पॉइंट है m, ये m पॉइंट्स है इस लाइन के ऊपर, ठीक है, हमने प्लॉट कर दिए। और इसी तरह से n पॉइंट है L2 पे, ये कितने पॉइंट है बच्चों, n पॉइंट्स है। और तीसरी लाइन पे कितने हैं, k पॉइंट्स है, काउंटिंग में है ये 2 3 4 5 ऐसे k पॉइंट्स है ये। हमने क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी मेड, जिसके वर्टिसेस क्या हो बच्चों, ये पॉइंट हो। मतलब कि देखो मेरे कहने का मतलब क्या है समझो, आपने एक पॉइंट यहाँ से ले लिया, आपने एक पॉइंट यहाँ से ले लिया, और आपने एक पॉइंट यहाँ से ले लिया, तो बताओ ऐसे करके इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करने से आप क्या बना सकते हो, ट्रायंगल बना सकते हो ना। तो ये कहता है कितनी ट्रायंगल बन सकती है, क्या कह रहे हैं बच्चों, कितनी ट्रायंगल बन सकती है। आप मेरे को ये बता दो, क्या आप तीनों के तीनों पॉइंट इस L1 लाइन पे ले सकते हो क्या। अगर आपने एक ही लाइन से तीनों पॉइंट ले लिए तो बताओ कोई ट्रायंगल पॉसिबल होगी नहीं ना। इसका मतलब फिर ये वही क्वेश्चन हो गया, टोटल कितने पॉइंट है ये बता दो, टोटल पॉइंट्स, टोटल पॉइंट है बच्चों m प्लस n प्लस में k। तो कितनी ट्रायंगल बनेगी, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। अगर इनमें से कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर ना होते तो आप कह देते सर इन सारे पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लो और ट्रायंगल बना दो। बट कोलिनियर है बच्चों, कितने कोलिनियर आप बताओगे क्या मेरे को। ये m तो खुद कोलिनियर है, तो इन m से कितनी ट्रायंगल बन सकती थी, MC3। इन n से कितनी बन सकती थी, NC3। और इन k से कितनी बन सकती थी, KC3। तो इन सबको क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्यों, क्योंकि जो बन सकती थी अब नहीं बनेगी। तो देखो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी। अब इसी का मैं आपको क्वेश्चन देखो ये बताता हूँ, इसमें m n और k की जगह कुछ नंबर्स है। एक ट्रायंगल की 3 साइड दे दी, A B और C। पहली साइड के ऊपर बच्चों लिखा हुआ देखो, ए बी सी की 3 साइड है, हैविंग 3 4 एंड 4 इंटरनल पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली। मतलब पहली साइड के ऊपर किसी के ऊपर कितने बना दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 3 पॉइंट है ना। दूसरी साइड पे बच्चों कितने हैं, ये 4 पॉइंट है। और तीसरी साइड के ऊपर कितने पॉइंट बना दो, ये 5 पॉइंट बना दो। अब आपको क्या करना है, कितनी ट्रायंगल आप बना सकते हो, इनमें से कोई भी 3 पॉइंट ले लो, है ना। तो मेरे को ये बता दो टोटल पॉइंट्स कितने हैं, ये टोटल पॉइंट्स 3 प्लस 4 प्लस 5 12 है। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल बताओगे मेरे को, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। आप कहते हैं सर अगर 12 में से कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर ना होते ना तो इतनी ट्रायंगल आप बना सकते थे ना। बट कितनी ट्रायंगल का लॉस हो गया आप मुझे बताओ, इन 3 से कितनी ट्रायंगल बन सकती थी, 3C3 है ना, 10 से 10C3 3, क्योंकि 3 पॉइंट अगर कोलिनियर ना होते तो कितनी ट्रायंगल बनती, एक 3C3। अगर ये 4 में से कोलिनियर ना होते तो 4C3 बनती, और इनमें से 5C3 बनती। और उनका क्या हो गया नुकसान, मैंने नुकसान को क्या कर दिया माइनस। 12C3 क्या होता है, 12C3, 3 का फैक्टोरियल 12 11 10, 6 6 2 12 यानी कि 220, 220 बन जाती। बट अब एक तो ये नहीं बनेगी, 4 ये नहीं बनेगी, और 10 ये नहीं बनेगी। कितनी कम होगी बच्चों, 15 कम होगी। आंसर कितना आ गया, 205। देखो वो क्या था, मैंने जनरल बता दिया आपको, एम एन के लेके, और ये कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आ गया जिसमें एम एन और के की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3 4 और 5 है। तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। ये क्वेश्चन देख लो, 12 पॉइंट है प्लेन में, आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है जिनमें से 3 क्या है, कोलिनियर। तो आप बताओगे, सीधा आंसर लिख दो, नंबर ऑफ लाइन्स। अगर 12 में से कोई भी 3 कोलिनियर ना होते तो इतनी लाइन बनती, एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है। 3 कोलिनियर है तो इतनी का लॉस हो गया, बट एक तो बनेगी, बस आंसर निकाल देना। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 पैरेलल लाइंस, देखो ध्यान से, ये 4 पैरेलल लाइन है, ऐसी लाइन बना दी मैंने। दीज 4 लाइंस आर या इंटरसेक्ट अनदर सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। मतलब ये 4 पैरेलल लाइन है, एक और 3 पैरेलल लाइन का सेट है। ये 3 पैरेलल लाइन है बच्चों, है ना। ये वर्टिकल है रेड वाली, और ये जो पर्पल वाली है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है। ये कहता है देन द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स फॉर्म्ड, आप कितने पैरेललोग्राम बना सकते हो। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड क्या होती है बच्चों, पैरेलल होती है। यानी कि ये जो 4 लाइंस है ना, ये जो 4 लाइंस है और ये जो 3 लाइंस है, आप मुझे बता दो हॉरिजॉन्टल जो 4 लाइन है इसमें से आपको कितनी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, तो ताकि ये और ये साइड बन जाए, है ना। और वर्टिकल 4 में से भी कितनी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, तो। और अगर 2 इसमें से सिलेक्ट कर ली आपने, जैसे ये कर ली और ये कर ली, ठीक है, और 2 वर्टिकल में से कर ली, मान लो एक ये वाली कर ली और एक ये वाली कर ली, तो बताओ ये पैरेललोग्राम बन गया ना, क्योंकि अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेललोग्राम। ऐसे कहता है कितने पैरेललोग्राम बन सकते हो, तो 4 में से 2 और इन 3 में से 2, बस आंसर आ गया 6 इंटू 3 18। तो 18 पैरेललोग्राम बच्चों आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। जैसे एक पैरेललोग्राम मैंने ये बना दिया, दूसरा मैं कैसे बना सकता हूँ, ये भी तो पैरेललोग्राम बन सकता है ना। ऐसे ऐसे करके कितने पैरेललोग्राम बन जाएंगे, 18 बन जाएंगे, बस खत्म।
ये सेम क्वेश्चन ये है, m पैरेलल लाइंस है, ये कितनी है बच्चों, m लाइंस, और n इसके परपेंडिकुलर ऐसे पैरेलल लाइन है, n ये है, ठीक है। तो कहता है टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम बताओ, इनमें से कितनी सिलेक्ट कर लो, तो इनमें से भी कितनी कर लो, दो। पैरेललोग्राम कितने बन गए, MC2 इंटू NC2, और मैंने बताया था ना MC2 क्या होता है, m इंटू m-1/2, और NC2 क्या होता है, n इंटू n-1/2, मल्टीप्लाई करो, क्या आ गई, mn m-1 n-1 डिवाइड बाय 4, ऑप्शन नंबर डी आ गया। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नंबर ऑफ वेज इन विच 8 आंसर बुक्स बी अरेंज्ड, मतलब कि आंसर बुक लगा लो या क्वेश्चन पेपर लगा लो, है ना, आपने जैसे टेस्ट दिया, आपकी ओमआर है, 8 सीट है मेरे पास, ठीक है, मेरे को उनको अरेंज करना है, मतलब कि 8 बच्चे हैं ऐसे, या 8 ओमआर सीट है, और मुझे अरेंज करना है इनको, मतलब पहले मैं सबसे ऊपर पहले बच्चे की लिख दूं, फिर उसके नीचे थर्ड बच्चे की लिख दूं, ऐसे अरेंजमेंट करनी है। बट क्या कहा गया, द बेस्ट एंड द रोस्ट डू नॉट अकर टुगेदर, बट इन सीट में से बेस्ट, बेस्ट का मतलब आप ये मान लो जिस बच्चे के नंबर सबसे अच्छे आए हैं उसकी ओएमआर सीट, और रोस्ट का मतलब जिस बच्चे के नंबर सबसे कम आए हैं उसकी ओएमआर सीट, वो मेरे को इकट्ठी नहीं रखनी, ठीक है। मतलब आप ये मान लो 8 बच्चे बैठे हैं, इनको मुझे अरेंज करना है, बट इनमें से 2 पर्टिकुलर बच्चे हैं, एक का नाम बेस्ट है, एक का नाम रोस्ट है, वो दोनों इकट्ठे नहीं बैठने चाहिए। आप बस मेरे को ये बता दो, फिर मैं क्या करूँ, मान लो इसका नाम है बेस्ट और इसका नाम है रोस्ट, तो ये 2 बच्चे इकट्ठे ना बैठे, तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले बाकी 6 को बिठा दो। कभी भी क्वेश्चन ऐसा है ना कि ये दोनों इकट्ठे नहीं बैठने चाहिए, पहले बाकी 6 को बैठा दो, और फिर उनके बीच में, फिर उनके बीच में इन 2 को बैठा दो। बस ये लाइन आप याद रखना, हमेशा कितने भी क्वेश्चन करेंगे ना इस फॉर्मेट से मैं सोल्व करके दिखाऊंगा। पहले बाकी 6 को बिठाओ, ये बिठा दिए बाकी 6 को, इन 6 बच्चों को बिठाने के मेरे पास कितने तरीके हैं, 6 फैक्टोरियल। अब ये 6 बच्चे जब लाइन में बैठ जाएंगे तो ये गैप कितने बन जाएंगे बताओ, 7 हो जाएंगे ना। इन 7 पे कहीं लिख दो बेड और रोस्ट को, तो ये 7 जगह, 7 जगह पे कितने बिठाने हैं, 2 बच्चों, लेकिन 7C2 मत लिख देना। 7C2 का मतलब होता है इन 7 में से कोई 2 जगह सेलेक्ट करोगे, जैसे मान लो आपने एक ये सिलेक्ट कर ली और एक ये, बट सेलेक्ट करने के बाद भी तो आपके पास चॉइस है कि इस वाली डॉट के ऊपर आप बेस्ट को बिठाओगे और इस पे रोस्ट को, या इस पे रोस्ट को और इस पे बेस्ट को। कभी भी सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट दोनों हो ना, तो 7C2 नहीं, क्या लगाया करो बच्चों, 7P2, क्योंकि इन 7 में से 2 सीटों के ऊपर बच्चे बैठाने हैं, आपको सिर्फ सिलेक्ट नहीं करनी, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का क्या है, आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व कर लो थोड़ा, देखो 7P2 क्या होता है, 7 फैक्टोरियल, और 7 में से 2 गया 5 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख दो, क्योंकि मुझे ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं 6 इंटू 7 फैक्टोरियल, ये रहा 6 इंटू 7 फैक्टोरियल, हो गया। एक मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूँ, देखो ध्यान से। मेथड नंबर 2, आप कहोगे सर ऐसा करो, टोटल वेज में से, टोटल वेज में से वो वेज माइनस कर दो, नंबर ऑफ वेज इन विच दीज 2 सीट्स, दीज 2 सीट्स अकर टुगेदर, है ना, ये 2 सीट इकट्ठी आती है, तो बाकी कौन सी बच जाएगी जिसमें ये 2 सीट इकट्ठी नहीं आती। टोटल वेज क्या है बताओ, 8 आंसर सीट्स को अरेंज करना है, 8 फैक्टोरियल। इनमें से ये 2 इकट्ठी है, तो बच्चों मैंने क्या कर रखा आपको, जो इकट्ठी आना चाहते हैं उनको क्या मान लो, एक मान लो। इन 2 सीट को क्या मान लो बच्चों आप, एक, और इन 6 जो अलग अलग है इनको तो 6 ही मानो, तो 6 और 1 7, 7 चीज़ों को अरेंज करने के 7 फैक्टोरियल वेज। जिनको आपने एक माना है वो आपस में तो 2 फैक्टोरियल में चेंज हो सकती है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे भी निकाल सकते थे, तो 8 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ऑप्शन से मैच करके दिखाओ, 6 इंटू 7 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को क्या लिखो, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, माइनस 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2, 7 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, तो 8 माइनस 2 कितना हो गया 6, 6 इंटू 7 फैक्टोरियल। आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों मेथड आपको पता होना चाहिए कि 2 बच्चे इकट्ठे नहीं बैठने चाहिए, तो बाकी पहले को बिठा दो, और फिर उनमें से क्या कर दो, जो बीच में जगह बनेगी उन जगह पे इन 2 को क्या कर दो, अरेंज कर दो, या ऐसा कर लो, एक ही बात है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देर आर 5 बुक्स ऑन मैथमेटिक्स। आप ये समझना, जब तक आपको क्वेश्चन में कुछ ना गिवन हो, तो ये जो 5 बुक मैथमेटिक्स की है ना बच्चों, ये पांचों अलग अलग है। आप ये मत समझना ये सारी बुक एक जैसी है, अलग अलग कैसे, जैसे एक हो सकती है 10th क्लास की, एक हो सकती है 11th क्लास की RD शर्मा, ठीक है, समझ गए आप। 5 बुक्स, सब्जेक्ट मैथ है, लेकिन बुक तो अलग अलग है ना सारी, अलग अलग पब्लिशर की हो सकती है, अलग अलग क्लास की हो सकती है, ऐसे। 4 फिजिक्स की बुक्स है। इन हाउ मेनी वेज कैन दीज बी प्लेस्ड ऑन ए शेल्फ, जो आपको अपनी अलमीरा के अंदर इन बुक्स को अरेंज करना है, किस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, बट कंडीशन क्या है, सेम सब्जेक्ट की बुक इकट्ठी हो। जैसे आप सजा के रखते हो बुक्स को, बट मैथ की पांचों बुक आप एक साथ रखोगे, ताकि
मैथ की बुक तब भी आपको जरूरत पड़ेगी ना, तो आप वहीं पे जो है ना देखोगे, उसको सर्च करोगे कि मैंने मैथ की बुक तो यहाँ पे रखी थी। तो मतलब कि इन 5 बुक्स को जो इकट्ठा आना चाहता है आप क्या मान लो, एक, और इन 4 फिजिक्स की बुक्स को आप क्या मान लो, एक। जो बच्चों में कहता हूँ ना कि इकट्ठे आना चाहते हैं आप उनको एक मान दिया करो, ठीक है। एक और एक कितने हो गए, दो, दो फैक्टोरियल। बट जिन 5 बुक्स को आपने एक माना है उनको आपस में तो इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे देखो, ऐसे आपने एक स्टेक बना दिया इन 5 बुक्स का। ये क्या है बच्चों, मैथ की 5 बुक थी, है ना। इसका नाम है B1, B2, B3। आपने ऊपर नीचे ऐसे 5 बुक रख दी। बट आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि ऊपर B5 रख दो, यहाँ पे B3 रख दो। ऐसे इनको आपस में इंटरचेंज करने के कितने तरीके हैं, 5 फैक्टोरियल। इनको आपस में इंटरचेंज करने के 4 फैक्टोरियल। तो ये कितना होता है बच्चों, मैंने बता रखा है आपको, 120 इंटू 24, 2880 को 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। आंसर कितना आएगा, 5760। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कोई भी आएंगे ना, अब आप सोल्व कर दोगे। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सेम क्वेश्चन है वैसा ही। 5 बुक है मैथमेटिक्स की, 2 है बच्चों केमिस्ट्री की। मैथ की 5 बुक है, केमिस्ट्री की कितनी है, 2 है, और 4 किसकी है बच्चों, फिजिक्स की। फिजिक्स की अलग अलग 4 बुक्स है। आपको वही इनको अरेंज करना है। सेम सब्जेक्ट की बुक क्या होनी चाहिए बच्चों, इकट्ठी। तो इनको क्या मान लो, एक, इनको भी क्या मान लो, एक, और इनको भी क्या मान लो, एक। टोटल कितनी होगी, 3। तो 3 फैक्टोरियल। बट मैथ की जो 5 बुक थी वो आपस में, केमिस्ट्री की जो 2 बुक थी वो आपस में, और फिजिक्स की जो 4 बुक है वो आपस में, इतने वेज में क्या हो सकती है, इंटरचेंज हो सकती है। बस इसको सोल्व कर लेना। ये कितना आएगा, 6, ये 120, ये 2, और ये कितना होता है बच्चों, 24। 120 इंटू 24 तो मैंने आपको बता रखा है, ये तो हमेशा आपको याद होना चाहिए, 2880, है ना। ये 120 इंटू 24 करोगे, 24 इंटू 12, 48, 24, और एक जीरो लगा दो, है ना। ये अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, कितने, 2880 की मल्टीप्लाई बच्चों 6 इंटू 2, 12 से कर देना। जो भी आंसर आएगा वो टिक कर देना। बस यही आ रहा है मेरे को, ये दिख रहा है, ये वाला आंसर आ जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलते हैं, देर आर 10 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इन विच ABC आर गर्ल्स। मतलब कि क्लास में बच्चों 10 बच्चे हैं ऐसे, ABCDEFGHIJ। इनमें से ये 3 क्या है, गर्ल्स, तो बाकी 7 क्या है बच्चों, बॉयज। ये दे रखा है क्वेश्चन में। द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज देम इन ए रो, एक रो में अरेंज करना है, बट कैसे, when any two girls out of 3 never comes together। मतलब बच्चों ये कहता है, ये जो 3 गर्ल्स है ना, इनमें से कोई भी 2 लड़की इकट्ठी ना बैठे। देखो एक क्वेश्चन तो आपको ये कहा गया कि तीनों लड़कियां इकट्ठी ना बैठे। तीनों लड़कियां इकट्ठी ना बैठे का मतलब ये होता है बच्चों कि उनमें से 2 तो इकट्ठी बैठ सकती है, बट तीनों नहीं। बट इसमें क्या कहता है, कोई भी 2 गर्ल, कोई भी 2 गर्ल इकट्ठी ना बैठे, तो दोनों का अलग अलग मतलब, ठीक है। जब भी क्वेश्चन ऐसा है ना, कोई भी 2 लड़की इकट्ठी ना बैठे, तो आप हमेशा क्या करना, पहले 7 क्या कर दो, बॉयज को बैठा दो, ठीक है। पहले 7 बॉयज को बैठा दो, और फिर उनके बीच में जो जगह बनेगी, जो गैप बनेंगे, इन गैप्स के अंदर बच्चों क्या कर दो, 3 गर्ल्स को बैठा दो। बस क्वेश्चन खत्म। 7 बॉयज को बैठाओगे तो कितने तरीके हैं, 7 फैक्टोरियल। अब बताओ 7 लड़के जब ऐसे बैठ जाएंगे तो इनके बीच में जगह कितनी बनेगी, लड़कियां यहाँ बैठ सकती ना 8 जगह पे। 8 जगह पे कितनी लड़की बैठानी है, 3। तो 8C3 नहीं करोगे, क्या करोगे, 8P3। तो देखो ऑप्शन नंबर ए आ गया। सोल्व करना ही नहीं आपको, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 15PR का आंसर बच्चों ये दे रखा है, तो वैल्यू बतानी है R की। अब इस तरह के क्वेश्चन को जब भी आप सोल्व करोगे ना, मेरी बात ध्यान से सुन लो, ऑप्शन का यूज करना है, क्योंकि 15PR को आप सोल्व करोगे तो इसका तरीका क्या होता है बताओ, 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस R का फैक्टोरियल। अब आप ये थोड़े कि इसको वैसे सोल्व कर दोगे ना, अब आप क्या करोगे, ऑप्शन का यूज करोगे। मैं एक बार R को कितना पुट कर लेता हूँ, 2। R को 2 पुट करोगे, क्या आ गया। अब ये तो 15 इंटू 14 होता है, बट 15 इंटू 14 तो मुझे लगता नहीं है 2730 हो जाएगा, है ना। अब R को क्या मान लो, 3 मान लो। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 15 माइनस 3 यानी कि 12 का फैक्टोरियल। तो 15, 12, 15, 14 और 13, 12 फैक्टोरियल। अब ये लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि देखो 4 3 जा कितना होता है, 12, और लास्ट में ये है 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। एक बार मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, और नहीं तो फिर कोई और ऑप्शन चेक कर लेंगे। 15 14 13, 15 14 13, ये हो गया 2730, और अपने को भी 2730 दे रखा है, तो आंसर कितना आएगा, आर का 3। ऑप्शन का यूज करना ही पड़ेगा आपको, और कोई रास्ता है ही नहीं। NPN क्या होता है बच्चों, NPN आप कुछ मत सोचो एक्स्ट्रा, इसका आंसर क्या होता है बताओ, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n का फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल ये होता है 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल क्या होता है n। मतलब जैसे 3P3 होता है, आंसर क्या होता है 3 फैक्टोरियल। 5P5 होता है, आंसर क्या होता है बच्चों 5 फैक्टोरियल।
एन पी एन का आंसर क्या होता है, एन फैक्टोरियल। ये अपना आंसर है। अब ऑप्शन में देखो कौन सा एन फैक्टोरियल के इक्वल है। आप देखो हमेशा ध्यान रखना मेरी बात, एक 6p6 लिख दो वो भी 6 फैक्टोरियल आता है, और 6p5 लिख दो एक कम, देखो ये क्या होता है 6 फैक्टोरियल, और 6 में से 5 गया 1 फैक्टोरियल। तो नीचे चाहे 1 हो चाहे 0 फैक्टोरियल हो, बात तो एक ही है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्यों, सोल्व करके देख लो। एन पी एक कम कर सकते हो आप, पी में, सी में नहीं, किस में, पी में। तो देखो क्या, एन फैक्टोरियल, और n में से n-1 का माइनस करके क्या कर दो, फैक्टोरियल। n में से n-1 करोगे तो जो एक ही तो आएगा। आंसर क्या आ गया, n फैक्टोरियल। या फिर ये चीज़ आपको क्या है, डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि 8p8 लिखो या 8p7 लिखो, 10p10 लिखो या बच्चों 10p क्या लिखो, 9 लिखो, दोनों का एक ही मतलब है। ये भी क्वेश्चन ऐसे ही देखो, अभी मैंने बताया था ना npn, ये npn कितना होता है बोलो, n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल 720 है, कितने कौन से नंबर का फैक्टोरियल 720 होता है, n की वैल्यू कितनी है 6। क्यों, क्योंकि 6 फैक्टोरियल ही तो बच्चों 720 होता है ना। r की वैल्यू निकालनी है कि npr ये बन जाए और ncr ये बन जाए। बच्चों अब मेरे को बताओ npr का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और ncr क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। आप npr को क्या लिख सकते हो, बताओ, npr बड़ा है कि ncr, npr बड़ा है ना, क्योंकि उसमें अरेंजमेंट होती है और इसमें क्या होती है, सिलेक्शन होते हैं सिर्फ, ठीक है। तो एन पी आर एन सी आर से बड़ा है, तो एन सी आर को आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, एन पी आर बन जाएगा। क्योंकि अगर मैं देखो यहाँ से ये आर फैक्टोरियल हटा दूँ, मतलब कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ इधर, तो बताओ ये क्या बन गया, ये क्या बन गया बच्चों, ऊपर से एन पी आर बन गया ना। एन पी आर क्या होता है, आर फैक्टोरियल इंटू एन सी आर होता है, मेरी बात ध्यान रखना, ठीक है। तो मुझे बताओ एन पी आर क्या होता है, आर फैक्टोरियल, आर नहीं आर फैक्टोरियल, ठीक है, एन सी आर। एन पी आर की वैल्यू कितनी है 720, आर फैक्टोरियल इंटू एन सी आर कितना है 120, ये 6 पे कट गया। कई बच्चे जल्दबाजी में आर का आंसर 6 लिख देते हैं, बट आर फैक्टोरियल 6 है, तो आर कितना होगा बोलो, 3 होगा ना, क्योंकि 3 का फैक्टोरियल 6 होता है। आर की वैल्यू कितनी आएगी 3। ये क्वेश्चन देख लो, कितने सिग्नल आप बना सकते हो 10 डिफरेंट फ्लैग्स का यूज करके, जब एक सिग्नल को बनाने के लिए बच्चों 4 फ्लैग की जरूरत पड़ती है, वन अबव द अदर। जैसे मान लो ये आपने फ्लैग्स का यूज करके एक क्या बना दिया, सिग्नल। ये क्या है बच्चों, एक सिग्नल है, क्योंकि एक सिग्नल को बनाने के लिए आपको कितने फ्लैग्स यूज करने पड़ेंगे, 4, और 10 क्या है, अलग अलग तरह के आपके पास क्या है बच्चों, फ्लैग है। तो इस क्वेश्चन का एक तरीका तो क्या है कि पहले आप 10 में से कोई भी 4 फ्लैग सिलेक्ट कर लो, है ना, कोई भी 4 फ्लैग जो आप यूज करना चाहते हो, फिर इनको इंटरचेंज भी तो कर सकते हो, ऊपर 4 लगा दो, इसमें 3 2 1 ऐसे। तो 4 फ्लैग को इंटरचेंज करोगे तो क्या आंसर आएगा, 10c4 इंटू 4 फैक्टोरियल, और बच्चों 10p4 लिख दो। बात तो एक ही है, एनसीआर को आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हो क्या बन जाएगा, एनपीआर बन जाएगा। बस सीधी बात ये होती है ना, यानी कि 10 में से आपको 4 फ्लैग पहले सिलेक्ट करने हैं, फिर अरेंज करने हैं। तो या सीधा ही कहते हो 10p4, बात एक ही है, 10c4 नहीं होगा। 10c4 का मतलब क्या होता है, 10 में से आपने 4 फ्लैग सिलेक्ट कर लिए, बट सेलेक्ट करने के बाद उनका ऑर्डर एक ही रखना पड़ेगा, ऊपर 1 नीचे 2। बट बच्चों ऐसा नहीं है, इस ऐसे तो कहा ही नहीं गया है ना, कितने सिग्नल बना सकते हो। तो ये फ्लैग भी तो अलग अलग कलर के है ना, हो सकता है ऊपर आप रेड कलर लिखो, फिर ग्रीन कलर, फिर ब्लैक कलर, फिर वाइट कलर, या इनको आपस में क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 6 अलग अलग रिंग्स है, 4 फिंगर्स के अंदर आपको पहननी है। तो बच्चों आप दुकान से 6 रिंग खरीद के लाए, आपके सामने पहली रिंग रखी हुई है, आपने उस रिंग को देखा, आप ये बता दो आपको उस रिंग के लिए कितनी चॉइस नजर आ रही है। मतलब आप 4 फिंगर आपके सामने, उनमें से किसी एक फिंगर में पहन लो। तो मतलब कि फेज 4 फर्स्ट फिंगर, फर्स्ट रिंग कितनी है, 4। सेकंड रिंग के लिए बच्चों कितनी है, उसके लिए भी 4, क्योंकि फिंगर तो 4 ही है, फिर 4, फिर 4, ऐसे 6 के लिए 4। तो आंसर कितना आएगा 4 की पावर 6। या फिर डायरेक्ट मेथड मैंने आपको क्या बता रखा, आपको याद है क्या, फिक्स्ड की पावर वेरिएबल। फिक्स्ड का मतलब जो अपनी जगह से नहीं हिलेगी। आप बताओ फिंगर आपके हाथ में है, वो तो फिक्स है ना, फिंगर कहेगी मैं अपनी जगह से नहीं जाने वाली, रिंग को मेरे पास आना पड़ेगा, ठीक है। तो फिक्स कितनी है फिंगर, और वेरिएबल यानी कि रिंग्स कितनी है 4। जैसे आपको 4 स्टूडेंट बैठे हैं आपके सामने, और टीचर के हाथ में 8 चॉकलेट है, और वो एक स्टूडेंट को कितनी भी चॉकलेट दे सकता है। तो बताओ उसके पास कितनी चॉइस है। स्टूडेंट कहेंगे सर हम उठ के नहीं आने वाले, आप हमारे को चॉकलेट आके दो, ठीक है। पहली चॉकलेट के लिए कितने तरीके, 4, दूसरी के लिए 4। तो मतलब कि फिक्स्ड की पावर वेरिएबल, फिक्स्ड कौन है, स्टूडेंट,
वेरिएबल कौन है, चॉकलेट, तो आंसर कितना आएगा 4 की पावर 8। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कितने परमोटेशन आप बना सकते हो इन लेटर्स का यूज करके, इसका मतलब कितने एक्स आपके पास, 2, वाई कितने हैं 3, 4 और जेड कितने हैं 3, टोटल कितने हो गए बताओ 2, और ये कितने हो गए 4 और ये 3, टोटल हो गए 9। अगर ये 9 अलग अलग होते तो 9 फैक्टोरियल आंसर आता, बट इनमें से 2 एक्स एक जैसे हैं, 3 वाई एक 4 वाई एक जैसे हैं और 3 जेड एक जैसे हैं, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है, मैं बताता हूँ क्या है इस क्वेश्चन का मतलब। एक कॉइन को आपने 10 बार उछाला, तो बताओ कॉइन तो सारे सेम होते हैं ना, एक कॉइन को आपने बच्चों 10 बार उछाला, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन वी ऑब्टेन 5 हेड एंड 5 टेल्स, 5 हेड एंड 5 टेल्स। ये 10 कॉइन मैं बना देता हूँ, डायग्राम से समझो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी इस क्वेश्चन के अंदर। ये 10 कॉइन है, मैं कहता हूँ आप 10 कॉइन को उछाल लो, 5 के ऊपर क्या लेके आओ, हेड, और 5 के ऊपर क्या लेके आओ, टेल। मैंने क्या कहा आपको, 5 के ऊपर हेड ले आओ और 5 के ऊपर क्या ले आओ बच्चों, टेल। आप एक बात बताओ, अगर आप इस पे इस पे इस पे इस पे और इस पे हेड ले आए, मान लो आपने ये 10 कॉइन उछाल रखे हैं, अलग अलग कॉइन है ये, ठीक है, और आपने मेरे को ये शो कर दिया कि सर मैं ना 5 हेड लेके आया हूँ, कौन कौन से, फर्स्ट पे, थर्ड, फोर्थ, सिक्स और एट्थ, तो फिर बाकी 5 पे तो ऑटोमेटिकली टेल रहेगा ना, मतलब कि आपको 5 हेड और 5 टेल लेके आने हैं, ठीक है। अगर आपके 5 हेड आ गए 5 कॉइन के ऊपर, तो ऑब्वियस है कि तो जो बाकी 5 कॉइन है उसके ऊपर तो आपको 5 टेल लेके आने पड़ेंगे, मतलब कि आपके पास चॉइस क्या है कि आप 10 में से किन 5 के ऊपर हेड लेके आ सकते हो। बच्चों अगर आप पहले 5 कॉइन पे हेड ले आए ना, तो बाकी 5 के लिए आपके पास चॉइस नहीं है, क्यों, क्योंकि उनके ऊपर तो आपको टेल ही लेके आना पड़ेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात, क्योंकि मैं कहता हूँ 5 बार हेड लेके आओ और 5 बार टेल, आपने कहा कि 10 में से मैं कोई 5 कॉइन पे हेड ले आऊँ क्या, मैंने कहा ले आओ, लेकिन बाकी 5 के ऊपर तो फिर आपको क्या लेके आना पड़ेगा, टेल लेके आना पड़ेगा ना। अब आपकी चॉइस क्या है, आपके पास क्या चॉइस है कि आप 10 में से कोई 5 सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट 5 कॉइन्स आउट ऑफ 10 एंड गेट हेड्स ऑन देम, या तो हेड ले आओ या क्या ले आओ, टेल, बस बाकी मेरा क्वेश्चन अपने आप ही सोल्व हो गया। तो आपके पास सिर्फ चॉइस है 10 में से 5 कॉइन को सेलेक्ट करने की, और कोई चॉइस नहीं है बच्चों, और इसको सोल्व करोगे आंसर कितना आता है 252। आप ये मत कह देना 10c5 इंटू 10c5, नहीं, क्योंकि बाकी 5 के लिए आपके पास चॉइस है ही कहाँ, है ही नहीं। जैसे मान लो आपके पास, मैं एक एग्जाम्पल और देके दिखाता हूँ, आपके पास बच्चों 15 कॉइन होते हैं, ठीक है, और मैं कहता हूँ आपको 6 क्या लेके आने हैं इस पे, हेड, और 9 क्या लेके आने हैं, टेल। तो आप ये बताओ मेरे को, इन 15 में से जिन 6 को आप सिलेक्ट करोगे हेड के लिए, तो बाकी 9 के ऊपर तो क्या लेके आना पड़ेगा, टेल। तो आंसर क्या आएगा पता है, आप हेड के लिए किन 6 को चूज करना चाहते हो, 15c6। अब एक बच्चा कहेगा सर मैं इसको तो इस टेल के हिसाब से करूँ, तो भाई मैं तो टेल वाले सिलेक्ट करना चाहता हूँ, नो कॉइन, तो मैं कहता हूँ कर लो, 15 में से क्या सिलेक्ट कर लो, नो। और आपको पता है 15c6 और 15c9 का आंसर क्या होता है बच्चों, सेम, क्योंकि ये क्या होता है 15 फैक्टोरियल 6, और 15 में से 6 के 9, और ये क्या होता है 15 9, और 15 में से 9 के 6, तो किसी को सिलेक्ट कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बट एक को करना है। 15 में से या तो 6 हेड वाले को कर लो या 9 क्वाइन वाले, टेल वाले को कर लो, दोनों से आंसर क्या आएगा सेम। जैसे 20 क्वाइन है, 20 क्वाइंस है, आपको 3 पे क्या लेके आना है बच्चों, हेड, और 17 पे क्या लेके आना है आपको, टेल। तो आंसर क्या होगा पता है, इन 20 में से कोई भी 3 कॉइन आप सिलेक्ट कर लो, और इन 20 में से कोई भी 17 कॉइन सिलेक्ट कर लो, क्यों, क्योंकि ये दोनों तो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना। ऐसे चीजों को समझो आप। सेम क्वेश्चन ये है, बिल्कुल सेम, 6 आइडेंटिकल कॉइन है, अरेंज कर दिए हमने, द नंबर ऑफ वेज इन विच द नंबर ऑफ टेल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हेड्स, मतलब कि वही 6 कॉइन आपने सजा के रख दिए, इनमें से जितने हेड उतने टेल, मतलब 3 हेड और 3 क्या लेके आओ आप, टेल। तो बताओगे आंसर इस क्वेश्चन का, तो डायरेक्ट 6 है, 6 में से हेड वाले 3 सिलेक्ट कर लो, 6c3 का आंसर कितना होता है 20। आंसर आगे देखो, एक क्वेश्चन समझने के बाद अब जितने भी इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे ना ऐसे, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हो। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इस सिंपलटन वर्ड के लेटर्स को या ध्यान से पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है, रीअरेंज किया जा सकता है। रीअरेंज करने का मतलब है बच्चों, ये सिंपलटन तो लिखा ही हुआ है, इसके अलावा आप कितने बना सकते हो, इसमें टोटल कितने लेटर है बताओ, नो। अगर आपसे ये कहता ना कि नंबर ऑफ परमोटेशंस या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी हो सकती है, ध्यान से सुना बच्चों, नंबर ऑफ परमोटेशन, फिर तो क्या हो जाता 9 फैक्टोरियल, क्योंकि ये नो के नो क्या है बच्चों, अलग अलग है, सारे के सारे नो अलग अलग है, बट रीअरेंज करना, रीअरेंज करने का मतलब सिंपलटन कह रहा है मैं तो लिखा ही हुआ हूँ, ठीक है, मेरे को मत छेड़ो, बट
मेरे अलावा और कितने बना सकते हो, तो बताओ अपना आंसर कितना आएगा। रीअरेंज तो आप एक तो लिखा ही हुआ है ना, तो आंसर क्या आएगा 9 फैक्टोरियल माइनस 1। देखो इस छोटी सी बात के कारण इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत गलत हो सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, रीअरेंज वर्ड आए तो मतलब इस सिंपलटन को काउंट नहीं करना, ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा कितने बन सकते हैं, 9 फैक्टोरियल माइनस 1। ऐसा ही क्वेश्चन ये है, कितने वर्ड आप बना सकते हो इस वर्ड के लेटर का यूज करके। इसमें टोटल कितने बताओ, 6 लेटर्स है, बट इनमें से 2 एस सेम है और 2 ई सेम है, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये होता है 720 और ये होता है 4। आंसर कितना आ गया 180। खत्म क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, भरतपुर के लेटर्स को कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो जिसमें पी यू आर क्या हो बच्चों, इकट्ठे है, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना, पी यू आर एक साथ आना चाहते हैं, तो मैंने क्या कहा था आपको, जो एक साथ आना चाहते हैं उनको एक मान लो, बाकी क्या रहेगा इसके अलावा, देखो बी एच ए टी ए आर, भरत, बी एच ए आर ए टी बन गया है ना, आर ए टी, भरतपुर। ये कितने हो गए, 6। 6 और एक कितने हो गए बच्चों, 7। लेकिन लेकिन ध्यान से देखो, इनको तो आपने एक मानना है, इसमें कुछ नहीं करना। इनको जिनको आपने 6 मानना है, इसमें 2 क्या है, एक जैसे है ना, तो जितने लेटर एक जैसे होते हैं उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड। अब क्या कमी रहेगी, जिनको आपने एक माना था उनको आपस में तो आप 3 फैक्टोरियल बेस में चेंज कर सकते हो ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा, ठीक है। ये होता है 5040, ये होता है 6 और ये 2, तो 5040 को बच्चों 3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात। अगर ये 2 की जगह 3 ए होते तो मैं 3 फैक्टोरियल से क्या करता, डिवाइड करता। ऐसे ये क्वेश्चन है, कितने वर्ड आप बना सकते हो भारत का यूज करके, पी एंड एच विल नेवर कम टुगेदर। देखो ध्यान से, पी और एच इकट्ठे नहीं आएंगे, तो फिर इसके 2 तरीके हैं। मेथड 1, मेथड 1 तो क्या है बच्चों, पहले पी एच को नहीं लेके आना, तो ए आर ए टी लिख दो। पहले क्या लिख दो, ए आर ए टी, फिर इनके बीच में पी एंड एच लिखना। समझ गए। तो पहले ए आर ए टी लिखो, ए आर ए टी। बच्चों अगर ये 4 लेटर है तो कितने तरीके होते हैं, 4 फैक्टोरियल, लेकिन ए 2 सेम है ना, तो 2 फैक्टोरियल से क्या करती है मैंने, डिवाइड। अब इनको लिखने के बाद कितनी जगह बच गई मेरे पास, 5। इन 5 जगह पे मेरे को कितने लेटर अरेंज करने बताओ, 2। तो क्या लिखूंगा मैं, 5p2। ध्यान रखना 5c2 नहीं, 5p2। सोल्व कर लो, ये 24/2 और ये कितना होता है बच्चों 10। ये आ गया 5 फैक्टोरियल, 5p2 को लिख दो आप 5 फैक्टोरियल, और अपॉन 5 माइनस 2 यानी कि 3 फैक्टोरियल, ये हो गया 12, और ये 5 4 जा 20, तो आंसर आ गया अपना कितना बच्चों, 240। एक तो ये तरीका है। दूसरा, दूसरा मेथड मैंने आपको क्या बताया था, वही टोटल वेज में से वो वेज माइनस कर दो, नंबर ऑफ वेज इन विच पी एंड एच अकर टुगेदर। समझ रहे हो आप मेरी बात, ये वेज माइनस कर दो, टोटल वेज, ये 6 लेटर है लेकिन 2 सेम है, इनमें से पी और एच इकट्ठे आए, तो बताओ मेरे को, पी और एच इकट्ठे आए तो इनको तो एक मान लो, है ना, और इनको ए आर ए टी को 4 मान लो, तो 4 और 1 5, और 5 में से 2 सेम और ये 2 इकट्ठे आए तो इनको 2 फैक्टोरियल में इंटरचेंज किया जा सकता है। आप ऐसे आंसर निकाल लो, 6 फैक्टोरियल होता है 720, और 5 फैक्टोरियल कितना होता है बच्चों, ये 720 को 2 से डिवाइड भी करोगे ना, और ये होता है कितना 120, तो 360 में से 120 माइनस करोगे तब भी आंसर कितना आएगा आपका 240। एक ही बात है, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, मैंने आपको दोनों मेथड समझा दिए। ये क्वेश्चन क्या है, इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने हैं आपको इस वर्ड के लेटर का यूज करके। स्कॉलर का बिगिन विद ए एंड एंड इन एस, मतलब कि कंडीशन क्या है, देखो ये 7 लेटर है तो आप 7 बॉक्स बना लो, ये हो गया। जो भी आप वर्ड बनाओगे ना बच्चों, वो ए से तो स्टार्ट होगा और एस पे क्या होगा खत्म, ये तो क्या हो गए, फिक्स्ड हो गए। फिक्स को तो आप छेड़ो ही मत, मैं कहता हूँ, ठीक है। ए और एस को तो हटा दो, हटा दो, बाकी कितने लेटर रह गए 5, और जगह भी कितनी है 5, तो 5 प्लेसेज फिल करने हैं आपको कितने लेटर से, 5 लेटर से। 5 लेटर को बच्चों 5 जगह पे लिखना है, तो कितने पेज हो गए 5 फैक्टोरियल यानी कि 120। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था, जोधपुर के लेटर का यूज करके आपको वर्ड बनाने हैं इन विच पी यू आर नेवर अकर टुगेदर। बच्चों अब की बार देखो, ये क्वेश्चन आ गया नेवर अकर टुगेदर, और लेटर 2 नहीं है, कितने हैं 3। जब भी 2 से ज्यादा आएगा ना, फिर वो मेथड 2 नहीं लगा सकते आप। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये पी यू आर नेवर अकर टुगेदर मतलब तीनों इकट्ठे नहीं आने चाहिए, तीनों एक साथ ना आए। मेथड दोनों लगा सकते हो, बट आसान क्या होता है पता है, पी यू आर के अलावा बाकी क्या रख दो,
बाकी को पहले बिठा दो और फिर, लेकिन इसके अंदर क्या देख रहा हूँ मैं, पी यू आर नेवर कम टुगेदर, नहीं तीनों एक साथ ना आए, तीनों एक साथ ना आए तो बच्चों आप ये नहीं कर सकते कि पहले पी यू आर के अलावा जो बच के जे ओ डी एच उनको लिख दो फिर उनके बीच में, नहीं। वो तो आपने कंडीशन ये लगाई कि कोई दो भी इकट्ठे ना आए, बट इसमें तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया ना, दो तो इकट्ठे आ सकते, तीनों इकट्ठे ना आए, तो आंसर क्या आएगा बताओ? आंसर टोटल वेज माइनस नंबर ऑफ वेज इन विच पी यू आर अकर टुगेदर। टोटल वेज कितने हैं? ये 7 लेटर है, सातों अलग अलग है, 7 फैक्टोरियल। पी यू आर इकट्ठे आए तो पी यू आर को 1 मान लो और बाकी जे ओ डी एच को 4 मान लो, 4 और 1 5 इकट्ठे आए तो मतलब 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, 7 फैक्टोरियल होता है बच्चों 5040, इसमें से 120 इंटू 6 यानी कि 720 को माइनस कर दो, कितना आ गया? 4320। तो इसमें अगर वो सेकंड मेथड आपने लगा लिया ना ऐसे कि 4 को बैठा दो और इनके बीच में जगह, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मेथड कब यूज करना है? जब या तो बच्चे 2 हो या ये कहा गया हो कि कोई भी 2 इनमें से इकट्ठे ना आए, तभी यूज करना है बच्चों। एक हर चीज का आपको ना पता होना चाहिए मेथड कि यूज कौन सा मेथड कब कर सकते हैं। अगर आपने इस तरीके की चीज़ों को 100% सही तरीके से ना सीखा तो आपको कंफ्यूजन होगी इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। बट आपको समझना है कि यहाँ पे अगर आप 4 वर्ड को लिख के जे ओ डी एच को 4 लेटर को 4 फैक्टर और ये कहते कि सर इन 5 जगह पे इन 3 को अरेंज कर दो, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इनमें तो आपने इन 3 को अलग कर दिया बिल्कुल ही, बट कंडीशन ये नहीं थी, कंडीशन ये थी ये तीनों इकट्ठे नहीं आने चाहिए। अगर पी यू अगर इकट्ठे आने का मन है ना पी यू का, तो ये इकट्ठे बैठ सकते हैं, यू आर इकट्ठे बैठ सकते हैं, बट पी यू आर इकट्ठे नहीं बैठ सकते। बट यहाँ पे तो हमने क्या कर दिया, तीनों को ही अलग कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। दो को तो इकट्ठे बिठा सकते हो ना, तो वो चॉइस भी आपको काउंट करनी पड़ेगी जिसमें 2 इकट्ठे बैठते हैं, तीसरा नहीं बैठता। इस क्वेश्चन में वही है, डिफरेंट वर्ड बनाने हैं इलाहाबाद का यूज करके। वोवल्स ऑक्यूपाई इवन पोजीशन, जो वोवल है ना बच्चों वो इवन पोजीशन पे आएंगे। तो आप मेरे को बता दो वोवल्स कौन कौन से इसमें? ए और ए, 4 वोवल है, बाकी क्या बच गए? कॉन्सोनेंट्स। कौन बच गए कॉन्सोनेंट में? एल एल एच बी डी, एच बी और डी, ये 9 लेटर है। देखो जब भी इवन ऑड का क्वेश्चन है ना, मेरी बात ध्यान से सुनो, इन 9 लेटर को लिख के और इनके ऊपर नंबरिंग कर दो, ठीक है। अब वोवल कहाँ पे आएंगे बताओ? इवन पे, यानी कि वोवल कहता है हम जो आएंगे ना वो इन 4 जगह में से किसी पे आएंगे, ठीक है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुना, इन 4 जगह पे 4 वोवल को अरेंज करना है। वोवल कितने बताओ? 4 है ना। इन 4 जगह पे 4 वोवल को अरेंज करना है, कितने तरीके से कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल। बट इन चारों में से सारे के सारे क्या है? एक जैसे, तो 4 फैक्टोरियल से क्या करेंगे? डिवाइड। अगर 4 में से बच्चों 2 ए होते, एक ई होता और एक आई होता, तो मैं क्या करता? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें चारों सेम है तो इसका मतलब 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इनटू। अब बताओ ये जो 5 जगह बच गई, इन 5 पे कौन आएंगे? ये कॉन्सोनेंट। 5 जगह पे 5 कॉन्सोनेंट, बट 2 कॉन्सोनेंट क्या है? सेम। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा, ठीक है। सोल्व कर लेना, बस खत्म क्वेश्चन। इसमें भी ऐसे क्वेश्चन है लगातार। इंश्योरेंस के लेटर्स का यूज करके आपको बताना है वोवल्स ऑलवेज रिमेन टुगेदर, वोवल्स इकट्ठे आए। तो अब की बार तो क्वेश्चन आसान है। वोवल्स कौन कौन से बताओ? आई यू ए ई, बाकी क्या बच गए बच्चों? कॉन्सोनेंट एन एस यू आर और एन। लेकिन ध्यान रखना ये एन एक जैसे है ना, वोवल इकट्ठे आते हैं तो इनको क्या मान लो? एक, ये 5, तो 5 और 1 कितने हो गए बच्चों? 6। बट इनमें से ये 2 सेम है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। और क्या करूंगा बताओ? कितने वोवल एक जैसे हैं? कितने वोवल है? 4, और उनको 1 माना था, तो ये आपस में तो इंटरचेंज हो सकते हैं ना। आंसर कितना आएगा? 720 इंटू 24/2, यानी कि 720 इंटू 12 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ये आ जाएगा। क्योंकि 720 इंटू 10 करोगे तो कितना आएगा? 7200। 2 से और मल्टीप्लाई करोगे तो 1440, तो 84864 बच्चों क्या है? आपको डिफरेंट परमुटेशंस बनाने हैं जो मैथमेटिक्स वर्ड के लेटर्स को यूज करके बनाए जा सकते हैं। बट हर एक जो वर्ड होगा ना वो स्टार्ट होगा बच्चों किससे? सी से। मतलब कि देखो मैथमेटिक्स में आपको पता है 11 लेटर्स होते हैं टोटल। इन 11 लेटर्स के अंदर रिपीट कौन कौन से होते हैं ये ध्यान से देखो। एम और एम 2 बार होते हैं, और फिर ए और ए ये भी 2 बार होते हैं, और एक कौन रिपीट होता है बच्चों? टी, है ना। ये तो आपको ध्यान रखना चाहिए। एम ए टी आप लगा लो, एम ए टी मैट, यानी कि ये तीनों लेटर 2 2 बार रिपीट होते हैं, और बाकी सारे के सारे लेटर क्या होते हैं इसमें? डिफरेंट होते हैं। बट आपको ये कहा गया है कि जो भी आप वर्ड बनाओगे ना वो सी से स्टार्ट होना चाहिए। तो सी तो क्या हो गया बच्चों? फिक्स। और परमोटेशन में जो चीज़ फिक्स हो जाती है उसको आप छोड़ दो, है ना। चाहे परमोटेशन हो चाहे कॉम्बिनेशन हो, जो फिक्स हो गया उसके लिए अपने पास कोई चॉइस नहीं है, या फिर ये कह लो एक चॉइस होती है, ठीक है। बाकी ये कितनी जगह बच गई? 10। 10 प्लेस और 10 ही बच्चों क्या है अपने पास? लेटर्स है।
तो 10 प्लेस और 10 ही लेटर, तो आंसर कितना आएगा 10 फैक्टोरियल। बट इनमें से रिपीट है ऐसे, तो इनको 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर ऐसी कोई कंडीशन ना होती किसी से स्टार्ट होंगे तो बस ऊपर 10 फैक्टोरियल की जगह क्या आता है 11 फैक्टोरियल आ जाता, बाकी क्वेश्चन सेम रहता। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म्ड, यानी आपको 100 और 1000 के बीच में नंबर बनाने हैं। जो भी नंबर बनेगा ना वो 100 और 1000 के बीच में, यानी कि कितने डिजिट का होगा बच्चों, 3 डिजिट का होगा। 3 डिजिट नंबर इन डिजिट्स का यूज करके बनाने हैं आपको। इफ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, आप मेरे को बताओ 3 डिजिट के नंबर आपको बनाने हैं और इनका यूज करना है, ठीक है, तो इनका यूज करके और जो भी नंबर बनेगा वो क्या बनेगा 100 और 1000 के बीच में ही बनेगा। आप कोई भी नंबर लेके देख लो, देखो 1 2 3 बनाओगे तब भी क्या बनेगा 123, वो 100 से बड़ा होगा और 1000 से क्या होगा छोटा। तो ऐसे डायग्राम बना लो बस, बॉक्स मेथड। यूनिट प्लेस को लिखने के कितने तरीके हैं 5, फिर टेंस प्लेस को 4 और ये कितने हो जाएंगे बच्चों 3, आंसर कितना आ गया 60। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हाउ मेनी नंबर्स कंसिस्टिंग ऑफ 5 डिजिट, मतलब कि 5 डिजिट के अपने को नंबर बनाने हैं, इन विच द डिजिट्स 3 4 एंड 7 आर यूज ओनली वंस। देखो ध्यान से, आपके पास जो अवेलेबल डिजिट्स है ना, यानी कि जिन डिजिट्स का आप यूज कर सकते हो अवेलेबल डिजिट्स, वो 3 4 और 7, ये तो सिर्फ हर एक डिजिट कितनी बार यूज होगा एक बार। अब आगे पढ़ो क्या कहता है, एंड द डिजिट 5 इज यूज ट्वाइस, यानी कि 5 को आपको बच्चों 2 बार यूज करना है। कुल मिला के आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझ लो, आपके पास ये डिजिट अवेलेबल है, ये वाले 5 डिजिट अवेलेबल है और आपको 5 डिजिट के क्या बनाने हैं नंबर, तो बताओ आंसर क्या आएगा। अगर ये पांचों डिजिट अलग अलग होते तो 5 फैक्टोरियल, अब 5 2 टाइम्स है तो क्या कर दो इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, आंसर कितना आएगा 60, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, बच्चे इसको बस समझ नहीं पाते। मैं कहता हूँ ऐसे लिख लो 3 4 7 एक एक बार, 5 2 बार मैंने लिख दिया, तो फिर इनको अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं 5 फैक्टोरियल, और 2 5 एक जैसे है तो मैंने 2 फैक्टोरियल से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कितने नंबर आप बना सकते हो इनका यूज करके, विच आर ग्रेटर देन 1000, जो 1000 से बड़े हो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो मैं आपको इसमें कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। 1000 से जो भी बच्चे बड़े नंबर होंगे ना, ये डिजिट कितने हैं बताओ 5, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 1000 से बड़े नंबर जो है वो 4 डिजिट के भी हो सकते हैं और 5 डिजिट के भी हो सकते हैं ना। बच्चे इसमें मिस्टेक क्या कर देते हैं, वो सिर्फ 5 डिजिट के नंबर निकाल देते हैं, लेकिन नहीं, 4 डिजिट के जो भी नंबर बनेंगे आप ये बताओ इनका यूज करके, वो सारे के सारे क्या होंगे 1000 से बड़े ही होंगे। आप कोई भी नंबर बना के देख लो 3 4 5 6, ये भी क्या है 1000 से बड़ा है। तो पहले मैं निकालता हूँ 4 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, तो आप बताओ 5 डिजिट का यूज करके और 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, तो इसके लिए कितनी चॉइस है 5 4 3 और 2, तो यानी कि कितनी होगी ये 120। और बच्चों 5 डिजिट्स के भी तो कितने नंबर बनेंगे, या तो ऐसे कर लो बॉक्स मेथड, या फिर 5 अलग अलग डिजिट है और 5 ही प्लेस है बच्चों, तो 5 फैक्टोरियल, तो यानी कि ये भी कितने हो गए 120, तो आंसर कितना आ गया अपना 240। तो इस क्वेश्चन में बस गलती होने के चांस कहाँ पे होते हैं कि अगर हम ये सोच गए कि सिर्फ 5 डिजिट के नंबर ही बनाने हैं, नहीं ऐसा नहीं, इसने कहीं नहीं कहा कि 5 डिजिट के नंबर बनाओ, इसने सिर्फ ये कहा है कि इनका यूज करके नंबर बनाओ जो 1000 से बड़े हो। 1000 से बड़े तो 4 डिजिट के भी हो सकते हैं और 5 डिजिट के भी हो सकते हैं, क्योंकि 1000 तो 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है। इसके अलावा जितने भी नंबर होंगे 4 डिजिट के वो 1000 से क्या होंगे सारे बड़े होंगे। इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं आपको इनका यूज करके, विच आर डिविजिबल बाय 5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ऐसे ऐसे एक दो क्वेश्चन आप कर लोगे ना तो आप परमोटेशन को बहुत अच्छे से समझ जाओगे। 5 से कोई नंबर डिवाइड कब होता है आप ये बता दो, जब उसका बच्चों यूनिट प्लेस वो क्या होता है, या तो 0 और या फिर 5। अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पे 0 ना होती ना तब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये क्वेश्चन था आसान, बट अब 0 आ गई तो अब देखना मैं केस 1 डिस्कस कर रहा हूँ। केस 1, क्योंकि अपने को पता है जब 0 इंक्लूड हो जाती है ना तो हमें फर्स्ट प्लेस का ध्यान रखना होता है, वहाँ पे 0 नहीं आ सकती, क्योंकि अगर वहाँ 0 आ गई तो नंबर 4 डिजिट का बनेगा ही नहीं। समझ रहे हो आप मेरी बात, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ये देखते हैं हम। केस 1 में मैं करता हूँ व्हेन 0 इज एट लास्ट प्लेस, यानी कि आप देखो ध्यान से, मैं आपको ये बोलता हूँ ये 4 डिजिट का नंबर है और मैंने ये कह दिया कि यहाँ पे एक ही चॉइस है मेरी, क्या, यहाँ पे 0 मैंने फिक्स कर दी, क्योंकि अगर 0 यहाँ पे आ गया तो बच्चों ये नंबर 5 से डिवाइड होगा ना, इसका मतलब मैंने 0 को यहाँ फिक्स कर दिया। अब आप एक मेरे को बात बताओ, 0 फिक्स हो गया, बाकी कितने डिजिट रह गए 4, और जगह कितनी है 3, तो यहाँ कितनी चॉइस होगी 4, यहाँ 3 और यहाँ कितनी होगी बच्चों 2, तो ये कितना आ गया 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, यानी कि 24 नंबर तो तब बनेंगे जब
जीरो यहाँ पे फिक्स कर दी। अब केस 2 देखना ध्यान से, केस 2 में मैं जीरो फिक्स नहीं कर रहा, तो फिर क्या फिक्स करना पड़ेगा बताओ मेरे को, 5, क्योंकि जीरो और 5 में से कोई आना चाहिए। अगर बच्चों मैंने 5 को फिक्स कर दिया, अब ध्यान से सुनो, अब आपने 5 तो फिक्स कर दिया, तो बाकी डिजिट कौन से रह गए बताओ, ये 4 रह गए। लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता, यहाँ पे जीरो नहीं आएगी, ये तो आपको पता है। अगर जीरो नहीं आएगी तो फिर कौन आएगा, 3 में से कोई एक आएगा। तो मैंने यहाँ पे कितनी चॉइस लिख दी बच्चों, 3। अब बता दो, बाकी के लिए तो बिल्कुल आसान है। बाकी देखो, एक तो ये प्लेस फिल हो गया और एक ये, तो कितने डिजिट बच गए अपने पास, 3। 3 चॉइस यहाँ और 2 चॉइस क्या होगी बच्चों, यहाँ होगी। तो ये कितने हो गए, 18 चॉइस ये हो गए अपने पास। तो 18 और 24 टोटल आंसर कितना आ गया अपना, 42। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार लास्ट में जीरो को फिक्स कर दो, एक बार लास्ट में क्या है 5 को फिक्स कर दो। जीरो को फिक्स करोगे तो प्रॉब्लम सोल्व, लेकिन 5 को फिक्स करोगे ना तो फिर ध्यान रखना है कि इस प्लेस के ऊपर जीरो नहीं आ सकती। जीरो को छोड़ दो, बाकी 3 में से कोई एक लिखो, है ना। अब कितने प्लेस फिल हो गए, तो बाकी कितने प्लेस बच गए, 2 प्लेस और बच गए। बट डिजिट तो अब की बार अभी अपने पास 3 अवेलेबल है ना, क्योंकि 2 प्लेस अगर फिल हुए हैं तो हमने 2 ही डिजिट लिखे होंगे। टोटल डिजिट कितने बताओ, 5। तो इनमें तो कोई बाकी 3 में से कोई एक लिख दो, और यहाँ पे बाकी 2 में से कोई एक लिख दो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। देखो, एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन 100 फैक्टोरियल, बच्चों इसका मतलब क्या होता है, जैसे 100 फैक्टोरियल आप लिखोगे तो क्या होता है, 100, 99, 98, 97, ये चलता रहेगा। ऐसे ये पूछना चाहता है इनमें 7 कितनी बार आएगा, इनमें बच्चों 7 कितनी बार आएगा, ये पूछना चाहता है। मैं वैसे भी बता सकता हूँ, देखो 7 कितनी बार आएगा। एक तो 98 में आता है 7, क्योंकि 98 क्या होता है, 14 इंटू 7, और वो भी 7 इंटू 7 इंटू 2, मतलब कि 98 में 7 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना। फिर 98 से 7 कम, यानी कि 91, 91 में भी क्या होता है बच्चों, 13 इंटू 7। इस तरीके से अपने को सारे 7 क्या है काउंट करने हैं। बट ये कोई मेथड नहीं है। यहाँ 100 फैक्टोरियल की जगह में 10,000 का फैक्टोरियल दे देता आपको, या 10 लैक्स का फैक्टोरियल दे देता, तो ये क्वेश्चन कितना मुश्किल हो जाता। तो इसका शॉर्टकट क्या है, डायरेक्ट देखो, अगर आपको किसी भी प्राइम नंबर की पावर ढूंढनी है फैक्टोरियल में, तो आप बस क्या किया करो, 100 को 7 से डिवाइड कर दो, है ना। अगर आपको 2 की पावर ढूंढनी होती 100 फैक्टोरियल में, तो 2 से डिवाइड कर दे। 3 की ढूंढनी होती 3 से, 11 की ढूंढनी होती 11 से। ये प्राइम नंबर होना चाहिए बस, ठीक है। प्राइम की पावर ढूंढ सकते हैं सिर्फ हम। तो बताओ क्या करें, 7 14 जा, 14 7 जा 98। जो रिमाइंडर बचे बच्चे उसको क्या कर दो, हटा दो, रिमाइंडर को छोड़ दो, बस क्वोशिएंट क्वोशिएंट लिख दो। फिर इसको 7 से डिवाइड करो, कितना आ गया, 2। बस आगे डिवाइड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये 7 से छोटा है। तो बस इन दोनों को आप क्या कर दिया करो, ऐड कर दिया करो। यानी कि 100 के अंदर, 100 फैक्टोरियल के अंदर 7 कितनी बार आएगा पता है, 16 टाइम्स बच्चों आएगा। 7 कितनी बार आएगा, 16 टाइम्स। ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 70 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ जीरोज का मतलब क्या है, देखो 70 इंटू 69 इंटू 68 67, ऐसे करके इसको लिखोगे आप, इंटू 5 4 3 2 और 1। तो इस नंबर के लास्ट में कहता है ये कितनी जीरो आएगी, हाउ मैनी जीरोज, मतलब सबसे लास्ट में कितनी जीरोज आएगी। आप मेरे को एक बात बताओ, जीरो कब आती है किसी नंबर में, जब उसमें एक तो 5 प्रेजेंट होता है, और एक बच्चों क्या प्रेजेंट होता है, 2। 5 और 2 मिलके ही तो लास्ट में जीरो बनाता है ना। तो अब कितने इसमें 5 है और कितने इसमें 2 है, मैं क्या काउंट कर देता हूँ, नंबर ऑफ 5, और फिर मैं क्या काउंट कर दूंगा बच्चों, नंबर ऑफ 2। 2 कितने हैं और 5 कितने हैं, कितनी बार 5 आएगा, मैंने आपको बताया ना, इसको किससे डिवाइड कर दो, 5 से। 5 से फिर डिवाइड करो, 5 2 जा 10, और बस खत्म। तो यानी कि 5 कितनी बार आएगा, 16 टाइम्स। 2 कितने टाइम्स आएगा बताओ, 70 को 2 से डिवाइड करो 35, फिर 2 से डिवाइड करो 17, फिर 2 से करो 8, और फिर 2 से करो, फिर 2 से करो, फिर बच्चों 2 से करो, ये सारे 2 आएंगे, है ना। तो कितना आ गया, 52, 60, 67 बार कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। लेकिन 10 तो कब बनेगा, 10 जब 5 भी हो और 2 भी हो। बच्चों एक बात, 5 ही जब 16 बार आ रहा है, तो 2 तो कितनी भी बार आए, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी आप बता सकते हो, नंबर ऑफ जीरोज वो कितनी आएगी, 16। क्यों, क्योंकि 5 एक बार है, एक बार 2 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे जीरो बनेगी लास्ट में। एक बार और 5 को 2 से करोगे जीरो बनेगी। इस तरह से 5 कितनी बार है अपने पास, 16 टाइम्स है ना। 2 तो ज़्यादा है, बट 5 भी तो होनी चाहिए ना 2 के साथ। तो इसका मतलब कभी भी आपसे नंबर ऑफ जीरो पूछे ना इसके एंड में, तो आपको 2 की पावर निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 की पावर निकाल लो, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्यों, क्योंकि इतने बड़े फैक्टोरियल के नंबर में आप बताओ 2 ज़्यादा बार आएगा कि 5 ज़्यादा बार आएगा, 2 ज़्यादा बार आएगा। लेकिन अपने को कौन सा चाहिए, जो कम बार आता है ना, क्योंकि उतनी तो जीरो बनेगी, बस क्वेश्चन खत्म।
इस क्वेश्चन में क्या किया गया है आपको कि मदर वर्ड के लेटर्स को हमने अलग अलग तरीके से लिख लिया और फिर उनको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो बताओ मदर की रैंक, मैंने आपको तरीका बता रखा है किसी भी वर्ड की रैंक निकालनी हो बच्चों, MOTHER। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इनको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर जो लेटर पहले आता है उसको फर्स्ट रैंक दो, है ना। कौन सा लेटर पहले आता है, ई, इसके ऊपर क्या लिखो 1। उसके बाद कौन आएगा, एच, इसके ऊपर क्या लिखो 2। उसके बाद कौन आएगा, EFGHIJKLMNO, एम, एम आएगा पहले, है ना। एम के ऊपर क्या लिखो आप 3 लिखो, ओ, फिर आर आएगा और फिर क्या आएगा बच्चों, टी। समझ गए आप इतनी बात। ये तो मैंने क्या दे दिया, इनको रैंक दे दी। अब मैंने आपको क्या बताया था, बताओ इस 3 से स्टार्ट कर लो, इस 3 से स्टार्ट करो, 3 को छोड़ के 3 को सर्कल कर लो, ठीक है। 3 से आगे जाओ, आगे इधर 3 से छोटे कितने नंबर है बताओ, 3 से आगे कितने नंबर इससे छोटे हैं 1 और 2, मतलब 2 नंबर छोटे हैं तो इसके नीचे क्या लिख दो 2, बस खत्म। अब 4 को नहीं काउंट करना, 4 से छोटे नंबर यहाँ पे कितने हैं बच्चों, पीछे नहीं जाना, सिर्फ आगे, है ना, आगे कितने नंबर है 2। 7 से छोटे कितने नंबर है बता दो, 1 2 3। 2 से छोटे कितने नंबर है, सिर्फ एक, एक से छोटा तो कोई है ही नहीं इसके अंदर, है ना। और 5 से छोटे लास्ट में तो क्या लिखना है आपको 0, ये लिख दिया। फिर क्या करते हो लास्ट स्टेप, यहाँ 0 फैक्टोरियल से स्टार्ट करके 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, इन सब की क्या कर दो बच्चों मल्टीप्लाई, और फिर सबको ऐड करके लास्ट में एक प्लस कर देना, है ना। 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120, 120 इंटू 2, 24 इंटू 2, 6 इंटू 3, ये 2 और ये 0 और ये 0, इन सबको क्या करो ऐड करो। कितना आ गया बताओ 20, 20 और ये कितना आ गया अपना 260, 260 और 48, 308 आ गया। तो फिर अपनी रैंक कितनी आएगी, मैंने आपको बता रखा ना, इसके अंदर एक और प्लस कर दिया करो। तो मदर वर्ड की रैंक कितनी आएगी 309। इसमें आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, कोई शॉर्टकट मत यूज करना बच्चों। C12 8 अपॉन C12 6, इसका मतलब क्या होता है 12C8, और इसका मतलब क्या होता है 12C6। खोल दो इसको, 12 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल और 12 में से 8 गया 4 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल और 12 में से 6 के 6, ये 12 से 12 कट गया, ये ऊपर चला जाएगा और 8 इंटू 4 नीचे आ जाएगा। ऊपर वाले 6 फैक्टोरियल को लिखो 6, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ताकि 4 फैक्टोरियल कट जाए। 8 फैक्टोरियल को लिखो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब जो कटता है उसको काट दो, 6 फैक्टोरियल कट गया, ये कट गया, कितना बच गया बताओ, ऊपर 30 नीचे 56, 2 पे काट दो 15/28। क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 15/28। ये भी आसान क्वेश्चन है। NP5 आपको बच्चों 20 दे रखा है, 20 इंटू NP3 दे रखा है, तो क्या क्वेश्चन है NP5 इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ NP3। या तो ऑप्शन का यूज कर लो, नहीं तो इजिली सोल्व भी हो जाएगा। देखो n फैक्टोरियल और n-5 का फैक्टोरियल, ये 20 इंटू n फैक्टोरियल और n-3 का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल कैंसिल कर दो। n-5 छोटा नंबर है ना, n-3 बड़ा है, n-5 छोटा है, तो इस बड़े नंबर को छोटे तक पहुंचाओ। n-3 एक और कम करो, n-4 एक और कम करो, n-5, ताकि ये दोनों तरफ से n-5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए। तो यहाँ क्या बच गया 120 अपॉन n-3 इंटू n-4। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, अब मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि इनकी मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी है आपको, ठीक है। कितने का गैप है इन दोनों फैक्टर्स में बताओ, एक का। तो इसमें आपको पता है ये क्या होता है 5 इंटू 4, और ये नंबर बड़ा है ये छोटा है, तो बड़े को बड़े से क्या करो कंपेयर करो। n-3 की वैल्यू कितनी आ गई 5, n की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 8। आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन। आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है, फिर वही मैं कहता हूँ कोई शॉर्टकट मत यूज करो, सिर्फ आप सोल्व करो। 25C2 मतलब 22 फैक्टोरियल, और इसका क्या होता है 24C21, 24 फैक्टोरियल, 21 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। अब इसको ना 25 को क्या लिख दो 25, 24, 23। बताओ 22 फैक्टोरियल कैंसिल कर दूँ, और ये कितना होता है 6, 24, 22, 23, 21 फैक्टोरियल कैंसिल, ये आ गया। अब इसको सोल्व करो जरा, ये 4 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, बस दोनों में क्या कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। 23 आई थिंक कॉमन आ रहा है ना, 23 कॉमन ले लो, तो 25 4 जा 100 और 23 कॉमन ले लो, तो ये कितना आ गया आपका 88। तो 23 इंटू 12, 12 3 जा 36 और 12 2 जा 24, 27, यानी कि 276 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो प्रॉपर्टी होती है कि NC x इक्वल टू NC y कब होता है बच्चों, या तो x और y क्या हो इक्वल,
या फिर एक्स और वाई का सम कितना हो n। ये प्रॉपर्टी नोट कर लो, बहुत जगह काम आती है। देखो डायरेक्ट है, ये दोनों इक्वल तो हो नहीं सकते। क्यों? r और r प्लस टू बच्चों कैसे इक्वल हो सकता है बताओ? r और r प्लस टू कभी इक्वल हो सकता है? 0 इक्वल टू 2 होना पड़ेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा बताओ? 18 के। तो 2r इज इक्वल टू कितना आ गया? 16। r कितना आ गया? 8। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 8। इसमें क्या कहा गया है? कितने वर्ड आप बना सकते हो डॉटर वर्ड के लेटर्स का यूज करके सो दैट वोवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। तो वोवल बच्चों इकट्ठे आने चाहिए। लिख लो इसमें वोवल। वोवल कौन से है? ए, यू और ई। ये कहता है इकट्ठे आने चाहिए। इनको एक मान लो, बाकी रह गए डी, जी, एच, टी, आर। इनको 5 मान लो। 5 और 1 कितने हो गए? 6। 6 फैक्टोरियल। अब जिनको आपने एक माना था वो आपस में कितने वेज में चेंज हो सकते हैं? 3। तो 720 इंटू 6 यानी कि 4320 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया? पेंसिल वर्ड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेंसिल वर्ड के लेटर्स का यूज करके कितने वर्ड आप बना सकते हो सो दैट n इज ऑलवेज नेक्स्ट टू e। बच्चों इसमें ये नहीं कहा गया कि n और e इकट्ठे आने चाहिए, नहीं। n जो है वो e से नेक्स्ट डिजिट, नेक्स्ट लेटर होना चाहिए। मतलब कि e के, इसका मतलब क्या है? जस्ट बाद n आना चाहिए। कहने का ये मतलब है मेरा, कहने का ये मतलब है, कहने का मतलब ये है, आप इसको ऐसे लिखो, ई और एन को इकट्ठा लिख दो। उसके बाद क्या बच गए? पी, सी, आई, एल। तो जो इकट्ठे आना चाहते हैं उनको क्या मानो? 1। और इनको क्या मानो? 4। 4 और 1 कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल। अब पहले क्वेश्चन में हम क्या करते थे पता है? जिनको आपने एक माना है वो आपस में तो इंटरचेंज हो सकते थे ना, ई एन लिखो या एन ई। बच्चों बस यहाँ पे नहीं हो सकते। क्यों? यहाँ पे ये क्या है? फिक्स है। आप इसको ई एन को एन ई नहीं लिख सकते। समझ गए मेरी बात? तो बस यहाँ 2 फैक्टोरियल से अगर मल्टीप्लाई कर दिया आपने, आंसर क्या आ जाएगा आपका? गलत आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा? 120। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। स्ट्रेंज वर्ड के लेटर्स का यूज करके आपको वर्ड्स बनाने हैं। वोवल्स में अपीयर इन द ओड प्लेसेस। सारे के सारे वोवल कहाँ पे आने चाहिए? ओड पे। कितने लेटर है ये? 7। आप 7 लिख दो और इनको नंबर दे दो। स्ट्रेंज में वोवल कौन कौन है बताओ? वोवल्स ए और ई है ना, और बाकी सारे क्या है? कॉन्सोनेंट एस, टी, आर, एन, जी। अब बच्चा इसमें कंफ्यूज देखो कहाँ पे होता है। ये वोवल जो है ना बच्चों, कहाँ पे आने चाहिए? ओड प्लेसेस पे। यानी कि इन चार में से कोई भी 2 प्लेसेस के ऊपर आप वोवल लिख दो। मैंने क्या बताया था? 4 जगह पे अगर आपको 2 बच्चे बिठाने हैं तो 4C2 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे बच्चों? 4P2, क्योंकि अरेंजमेंट भी तो करनी है ना। इस तरीके से 4P2 आ गया। अब बच्चा ये सोचता है कि जगह तो बच गई 4, ये 3 जगह बच गई है ना, 2, 4 और 6 वाली। लेकिन कॉन्सोनेंट बच गए बच्चों कितने? 5। कैसे बिठाएं? लेकिन ऐसा थोड़ी कहा गया है। ये वोवल कहते हैं हम सिर्फ ओड प्लेसेस पे बैठेंगे, बट वोवल है कितने? 2 ही है ना। तो इन्होंने कितने प्लेस ऑक्यूपाई करे हैं? 2 ही तो करे हैं। जैसे मान लो एक 1 कर लिया और एक मान लो 5 कर लिया। तो अब कितनी सीट बाकी है? 5। इन 5 सीट के ऊपर कौन बैठेंगे बच्चों? कॉन्सोनेंट। तो बस 5 फैक्टोरियल आ गया। ये किसके लिए है? कॉन्सोनेंट के लिए। और ये किसके लिए है बच्चों? वोवल्स के लिए। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कैप्टन वर्ड के लेटर्स का यूज करके आपको वर्ड बनाने हैं। सी एंड टी आर नेवर टुगेदर। सी और टी बच्चों इकट्ठे ना आए तो क्या करो? पहले सी और टी के अलावा जितने भी लेटर्स है उनको लिख दो और फिर उनके बीच में किसको बिठा देना? सी और टी को। तो देखो सी और टी के अलावा कौन बच गया बताओ? ए, पी, ए, आई, एन। बट ध्यान रखना इसमें ए 2 बार है ना, तो 5 फैक्टोरियल और ए 2 बार है तो उसके लिए क्या कर दो? 2 फैक्टोरियल। अच्छा, अब इनके बीच में जगह कितनी बन गई बताओ? 6। इन 6 प्लेसेस में से किन्हीं भी 2 प्लेसेस पे सी और टी को अरेंज कर दो, यानी कि 6P2। सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। ऐसा ही क्वेश्चन ये है। ओरिएंटल के लेटर्स का यूज करके आपको कितने वर्ड्स बना सकते हो सो दैट ए एंड ई ऑलवेज अकर, ऑलवेज ऑक्यूपाई ओड प्लेसेस। देखो ORIENTAL 8 प्लेस है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इनमें से ओड प्लेसेस, ये जो ए, सॉरी 7 पे कर दो। ये जो ए है ना, ए के बारे में आपको क्या कहा गया है कि ए और ई बच्चों कहाँ पे आएंगे? एट ओड प्लेसेस। तो मुझे बताओ ए और ई को फिल करने के 4 अपने पास जगह है, लेकिन अपने को फिल तो कितने करने? सिर्फ 2 जगह पे, 4P2। बाकी कितने लेटर बच गए? बाकी 6 लेटर बच गए। और 6 लेटर जगह भी कितनी बच गई? 6, क्योंकि मान लो एक यहाँ पे लिख दिया और आपने एक यहाँ पे लिख दिया, तो 6 जगह तो बाकी है ना। 6 जगह पे 6 लेटर, तो यानी कि 6 फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है?
12 मैन है, 9 वुमेन है, आपको एक रो में खड़ा करना है इनको, सो दैट नो टू वुमेन आर टुगेदर, कोई भी दो वुमेन इकट्ठी ना आए। तो फिर मैंने क्या बताया था आपको, पहले किन को लिख दो, 12 मैन को बैठा दो, पहले 12 मैन को बैठा दो, और इनके बीच में जो जगह बचेगी उसके अंदर कौन बैठ जाएगी, विमेन। तो ये 12 मैन हम ऐसे बिठा देंगे, कितने वेज में, 12 फैक्टोरियल। अच्छा बताओ अब इनके बीच में जगह कितनी बचेगी, जगह कितनी बचेगी बच्चों, 13 गैप्स हो जाएंगे ना, इन 13 गैप्स में कितनी वुमेन, 9, तो कितना आएगा 13p9। तो आंसर क्या आ गया देख लो, 12 फैक्टोरियल इंटू 13p9। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द नंबर ऑफ वेज कैन 4 men, 3 boys and 2 women be seated in a row so that the men, the boys and the women are not separated। not separated का मतलब बच्चों क्या है कि 4 जो मैन है ना उनके बीच में कोई नहीं बैठेगा, मतलब मैन सारे इकट्ठे बैठेंगे, बॉयज सारे इकट्ठे बैठेंगे और वुमेन सारी इकट्ठी बैठेगी। समझ गए आप मेरे को, क्या कहने का मतलब क्या है इस क्वेश्चन का। ऐसे है देखो, ये जो 4 मैन है ना और ये जो 3 बॉयज है और ये जो 2 वुमेन है, ये कहती है हमारे बीच में अगर 3 बॉयज है तो ये बॉय कहते हैं हमारे बीच में हम ऐसे बैठेंगे B1 B2 B3, मतलब आपस में ये पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, बट इनके बीच में ना तो कोई मैन आएगा ना वुमेन। यही कंडीशन मैन की है, कहता है हम चारों इकट्ठे बैठेंगे, वुमेन भी कहती है हम दोनों इकट्ठा बैठेंगे। तो इसका मतलब जो इकट्ठा बैठना चाहते हैं बच्चों उसको क्या मान लो, एक मान लो, समझ रहे हो, 1 1 1, टोटल कितने हो गए 3 3 फैक्टोरियल। बट 4 मैन आपस में तो इंटरचेंज हो सकते हैं, 3 बॉयज आपस में तो इंटरचेंज हो सकते हैं, 2 वुमेन आपस में तो इंटरचेंज हो सकती है। सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा बस। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये आ गया सर्कल का क्वेश्चन कि 7 मैन और 6 वुमेन को राउंड टेबल पे बिठाना है ना। सर्कल के अंदर आपको पता है ना, सर्कुलर परमुटेशन मैंने पढ़ाया आपको, 10 बच्चे हैं तो उनको कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, 9 फैक्टोरियल में, सो दैट नो टू वुमेन एट टुगेदर आर टुगेदर लिख लो, ठीक है। कोई भी 2 वुमेन बच्चों इकट्ठी ना बैठे, बिल्कुल सेम लाइन वाला क्वेश्चन होता है, कोई भी 2 वुमेन इकट्ठी ना बैठे तो पहले क्या करो, 7 मैन को बैठा दो। अब बताओ 7 मैन को सर्कल में बैठाने के कितने वेज है, 6 फैक्टोरियल। और एक लाइन में और इसमें क्या फर्क आता है, 7 मैन को अगर आप लाइन में बैठाते थे ना ऐसे तो कितने गैप क्रिएट होते थे, 8। बट 7 मैन को बच्चों ऐसे सर्कल में बैठाओगे ना तो इनके बीच में जगह भी कितनी बनेगी, 7 ही बनेगी, ठीक है। ये कितने हो गए, ये तो इनमें कितने गैप बनेंगे, 7। देख लो ये वाले, ये 7 गैप ही बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, इसमें 7 गैप बनते हैं, ठीक है। तो फिर जो बीच में 7 आदमी को बैठाने के बाद 7 गैप बन गए, 7 गैप्स में कितनी वुमेन बैठेगी, अब 6 वुमेन को बिठा दो, यानी कि 7p6। तो आंसर क्या आ गया आपका, 6 फैक्टोरियल इंटू 7p6, 6 फैक्टोरियल इंटू 7p6। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक पॉलीगन के कहता है 54 डायगोनल्स है, 54 क्या है बच्चों, डायगोनल्स। तो उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी, कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं लिख देता हूँ। अगर मान लो नंबर ऑफ साइड किसी पॉलीगन की n है तो उसमें कितने डायगोनल्स होते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स वो होते हैं n इंटू n-3 डिवाइड बाई 2, ये होता है। अब क्वेश्चन उल्टा है, हमें नंबर ऑफ डायगोनल बता रखे हैं और साइड बतानी है, तो यानी कि किसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, n इंटू n-3 की। तो n इंटू n-3 कितना आ गया बोलो, 108। कितने का गैप है इन दोनों फैक्टर में, 3 का। क्या आप 108 के ऐसे 2 फैक्टर बना सकते हो जिसमें 3 का गैप हो, ना भी पता लगे ना तो भी कोई बात नहीं। देखो ऐसे 2 पे काटो इसको, फिर 2 पे कैंसिल करो, फिर 3 पे कैंसिल करो। अब आप खुद देखो ये कितना हो गया 12 और ये 9, तो 12 इंटू 9 बना सकता हूँ ना मैं। तो इनमें से बड़ा कौन, n, इनमें बड़ा कौन, ये n कितना आ गया 12। या आप ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो, अगर मान लो 12 साइड्स है, 12 साइड्स है तो इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स बच्चों कितने होंगे 12 इंटू 12 में से 3 माइनस करो और अपॉन क्या करो 2, आ गया ना देखो 54। ऐसे भी कर सकते हो या फिर इस तरीके से कर लो, एक ही बात है। नंबर ऑफ डायगोनल्स बताने हैं आपको किसमें, डेकागन में। डेकागन में कितनी साइड होती है बच्चों 10, तो डेकागन में डायगोनल कितने होंगे 10, 10 में से 3 कम कर दो और 2 से डिवाइड करो, 10 इंटू 7/2 यानी कि 35। क्वेश्चन का आंसर आ गया 35। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया देखो, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन ए मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन कितना होता है बच्चों 10 लैक्स होता है ना, 10 लैक्स को 1 बिलियन बोलते हैं। 10 लैक्स कैसे लिखा जाता है, 10 लिख के और लैख के लिए इसके आगे कितने जीरो लगा दो, 5 जीरो। कितने डिजिट का नंबर है बताओ ये,
7 डिजिट्स का नंबर है, तो आपको 7 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं। 7 डिजिट के जितने भी नंबर होंगे ना, वो सारे के सारे 1 मिलियन से क्या होते हैं बच्चों, बड़े होते हैं ना। 1 मिलियन तो होता ही है, बाकी इसके अलावा जितने भी नंबर होंगे वो 1 मिलियन से बड़े ही होंगे, क्योंकि 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन होता है, 1 मिलियन। किससे बनाने हैं, डिजिट कौन कौन से यूज कर सकते हैं, विद द डिजिट्स 1 0। बच्चों 1 0 का मतलब क्या है, 0 एक बार है ऐसे। 2 1 मतलब कि 1 अपने पास 2 बार है, ध्यान से देखना। 1 3 मतलब कि 3 जो है ना वो सिर्फ एक बार है, और 3 7 कहने का मतलब 7 कितनी बार है अपने पास, 3 बार है। इन सारे डिजिट्स का यूज करके आपको 1 मिलियन से बड़े नंबर बनाने हैं। तो बस मेरे को एक बात का ध्यान रखना है, जीरो, ये जो जीरो है ना, ये सबसे पहले नहीं आनी चाहिए, उसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है ना। ये जीरो बच्चों सबसे पहले नहीं आनी चाहिए। देखो ऐसे बॉक्स मेथड आपको सिखाता हूँ। बस कंडीशन क्या है कि यहाँ जीरो नहीं आएगी, क्योंकि जीरो अगर आ गई तो बच्चों वो नंबर कितने डिजिट का बन जाएगा पता है, 6 डिजिट का, और 6 डिजिट का नंबर तो 1 मिलियन से छोटा होता है ना। तो जीरो नहीं आएगी। तो बताओ यहाँ को फिल, इस प्लेस को फिल करने के लिए कितने मेरे पास तरीके हैं। अगर यहाँ जीरो नहीं आएगी तो आप एक काम करो, क्योंकि इसके अंदर क्या है, रिपीटेशन भी है ना, लेटर रिपीट है, तो आप इस तरीके से मत करो। आप ऐसा करो, टोटल 7 डिजिट्स के नंबर निकाल लो। मैं क्या कह रहा हूँ, इन सारे डिजिट से बनने वाले जितने भी 7 डिजिट के नंबर है ना, आप वो सारे निकाल लो। लेकिन उनमें से कुछ नंबर आपने वो भी काउंट कर लिए जो जीरो से स्टार्ट हुए, क्योंकि आपने इसका तो ध्यान ही नहीं रखा ना कि वो नंबर जीरो से स्टार्ट नहीं होने चाहिए, आपने तो सारे निकाल लिए। फिर आप उनमें से वो नंबर माइनस कर दो जो जीरो से स्टार्ट हुए हैं, यानी कि जीरो से स्टार्ट होने का मतलब जीरो को हटा दो, और बाकी 6 डिजिट का यूज करके 6 डिजिट के जितने भी नंबर बन सकते हैं वो क्या कर दो, हटा दो। आंसर क्या आएगा बताओ, टोटल 7 डिजिट नंबर में से, यानी कि आपने ध्यान ही नहीं दिया कि वो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, आपने सारे 7 डिजिट के नंबर निकाल दिए, ठीक है। उनमें से वो नंबर्स माइनस कर दो, नंबर्स स्टार्टिंग विद जीरो, जो जीरो से क्या हुए थे, स्टार्ट हुए थे, स्टार्टिंग विद जीरो, बस खत्म। अब बता दो मेरे को, टोटल 7 डिजिट के नंबर, यानी कि 7 का फैक्टोरियल, और उसमें कौन कितनी बार रिपीट है, 1 2 टाइम्स है, और 7 3 टाइम्स है, ये हो गए। इनमें से वो हटाओ जो जीरो से स्टार्ट हो गया, मतलब यहाँ तो जीरो फिक्स हो गया, बाकी कौन कितने प्लेस रह गए बताओ, 6 प्लेसेज, बाकी 6 प्लेसेज, और 6 ही क्या रह गए आपके पास डिजिट, तो 6 फैक्टोरियल, बट रिपीट कौन है, 1 2 टाइम्स है, और 7 क्या है, 3 टाइम। ये आपके क्वेश्चन का बच्चों क्या आएगा, आंसर आएगा। नीचे कितना हो गया बताओ, 3 फैक्टोरियल होता है 6, ये होता है 2, 1/12 कॉमन ले लो, 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल आपको पता है क्या होता है, 5040, और 6 फैक्टोरियल क्या होता है, 720। इसमें से माइनस करना, 5040 में से 720 माइनस करो, 4320, और इसको 12 से क्या कर दो, डिवाइड, 12 3 जा 12 6 जा, आंसर कितना आ गया आपका 360। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह की अप्रोच आपको रखनी है कि जीरो आ गया और जीरो को आप नहीं लेके आना चाहते और डिजिट्स रिपीट भी है, तो आप क्या किया करो, पहले सारे डिजिट के नंबर निकाल लो, 7 के 7 डिजिट के, उनमें से जीरो को छोड़ के बाकी जो 6 डिजिट के नंबर बन सकते हैं वो हटा दो, और वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। डी अरेंजमेंट, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डी अरेंजमेंट थ्योरम क्या होती है, जैसे मान लो आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है ना, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, आप n की जगह एक बार 3 बच्चे मान लो, ये ए बी सी 3 बच्चे क्या है बच्चों, स्टूडेंट है, और ये ना अपनी जगह पे बैठे हैं ऐसे, ए बी सी ऐसे, ये इनकी ओरिजिनल पोजीशन है। आपने टारगेट बना दिया कि हम है ना इन बच्चों को हटाएंगे, इनकी जगह से हटाएंगे, इस तरह से हटाएंगे कि कोई भी बच्चा अपनी पहले वाली सीट पे ना बैठा रह जाए। तो आप मेरे को बताओ, ए बी सी को आप कैसे हटा सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो बी सी ए। अब बताओ, अगर आपने तीनों बच्चों को ऐसे बिठा दिया तो क्या कोई भी बच्चा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है, बिल्कुल नहीं है। पहले ए यहाँ था, अब यहाँ नहीं है ना, बी बीच में था, बी बीच में नहीं है, सी लास्ट में था, सी लास्ट में नहीं है, मतलब ये क्या कर दिया हमने, इसको डी अरेंज कर दिया, क्या कर दिया इनको, डी अरेंज। बट एक और भी तो कर सकते हो, बी सी ए बी भी तो कर सकते हो, देखना ये भी तो क्या है, रीअरेंजमेंट है ना। तो यानी कि 3 अगर बच्चे आपकी क्लास में बैठे हैं और अगर आपको उनकी ओरिजिनल पोजीशन से हटाना है आपको, तो कितने वेज आपके पास, सिर्फ 2 वेज है, इसके अलावा करके देख लो कोई नहीं बनेगा, है ना। ये तो इनकी ओरिजिनल पोजीशन है, इसको काउंट नहीं करेंगे। ओरिजिनल पोजीशन के अलावा ऐसे कितने आपके पास चॉइस है कि कोई भी बच्चा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ना रहे, तो बच्चों कितनी चॉइस है, सिर्फ 2 चॉइस है ना। अच्छा अगर बच्चे 2 हो, मान लो स्टूडेंट कितने हो, सिर्फ 2, ये ऐसे बैठे हैं ए और बी, तो बताओ कितने तरीके से आप इनको डी अरेंज कर सकते हो, सिर्फ
एक तरीका है, आप बी और ए कर सकते हो, बस इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो बस इसका फॉर्मूला लिख लो। अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डी अरेंजमेंट, इनको कितने तरीके से बच्चों डी अरेंज किया जा सकता है। बिल्कुल आसान फॉर्मूला है, n फैक्टोरियल और अंदर क्या लिखो, 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। कहाँ तक करोगे? अगर मान लो n फैक्टोरियल है तो यहाँ पे लास्ट में जो नंबर आएगा ना नीचे, वो क्या आएगा बच्चों? n फैक्टोरियल आएगा। जैसे अगर मैं कहूँ 4 स्टूडेंट है ABCD और इनको आपको क्या करने हैं? डी अरेंज करना है। तो कितने वेज में आप कर सकते हो बताओ? बाहर 4 फैक्टोरियल, अंदर 1 माइनस 1/1। देखो ये तो लिखो या ना लिखो, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, कट जाएगा है ना। प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। बस 4 है तो 4 तक जाओगे, सोल्व करना है इसको। 1 माइनस 1 प्लस 1/2 माइनस 1/6 प्लस 1/24। पहली दो टर्म तो कैंसिल होगी। 1/2 माइनस 1/6 प्लस 1/24। आप क्या करो बच्चों, एलसीएम ले लो 24। कितना आ गया? 12 माइनस 4 और प्लस में 1, ये कैंसिल। 12 और 1 13, 13 में से 4 गया 9। 9 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर। अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ शॉर्टकट, वो डायरेक्ट याद रख लो ताकि पेपर में क्वेश्चन आए ना तो आपको सोल्व ना करके देखना पड़े ये सब कुछ। देखो शॉर्टकट इसका ये है, शॉर्टकट मतलब आप निकाल के भी देख सकते हो, बट मैं कहता हूँ ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। T1, T1 का मतलब क्या होता है बच्चों? एक ऑब्जेक्ट को डी अरेंज करना। एक ऑब्जेक्ट को तो आप कर ही नहीं सकते ना। एक बच्चा अपनी जगह पे बैठा है तो बताओ उसको और कैसे बिठाओगे कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन बना रहे? हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर दो बच्चे हैं तो उनको एक तरीके से कर सकते हो आप। 3 है तो बच्चों कितने तरीके से कर सकते हो? 2। 4 है तो कितने तरीके से कर सकते हो? 9। याद कैसे रखोगे मैं बताऊंगा आपको। 5 है तो कितने तरीके से करोगे? 44। और 6 है तो बच्चों क्या करोगे? 265। देखो याद करने का तरीका, 2 है तो 2 से एक कम, ये क्या है बच्चों? 2 से एक कम। 3 है तो ये 2 आंसर आएगा, क्या? 3 से एक कम। 4 है, 4 क्या होता है बच्चों? 3 से एक कम, 4 से एक कम लिखो, कितना? 3, और इसका क्या कर दो? स्क्वायर। सिर्फ एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। 5 है, 5 से एक कम यानी कि कितना? 4, और 4 को रिपीट कर दो। 6 है, 6 से एक कम कितना? 5। बस यहाँ एक उससे बड़ा लिख दो 5 से, यहाँ 2। मतलब कि साल में कितने दिन होते हैं? 365। उससे 100 कम कर दो, कितने आ जाएंगे? 265। आप निकाल के देखोगे तब भी ये आएंगे, मैंने आपको डायरेक्ट सिखा दिया, ठीक है। अब देखो 4 बॉल्स है अलग अलग कलर की और 4 बॉक्सेज है, मतलब देखो ऐसे है। 4 तो बॉल है आपके पास बच्चों, ये ABCD के नाम से 4 बच्चे ही मान लो, ठीक है। और 4 अलग अलग से बच्चों क्या है, इनके लिए बॉक्स बने हुए हैं कि ये बॉल इस बॉक्स में जाएगी, ये इसमें, ये इसमें और ये इसमें। बट आपको क्या करना है, देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। 4 बॉक्सेज है उसी कलर के, मतलब जैसे मान लो ये बॉल रेड कलर की है तो ये बॉक्स भी किस कलर का है? रेड का। ये बॉल ब्लू कलर की है तो ये किस बॉक्स में जाएगी? ब्लू में जाएगी। उनका कलर भी सेम है। द नंबर ऑफ वेज इन विच द बॉल्स, वन इन ईच बॉक्स, कुड बी प्लेस्ड सच दैट ए बॉल डज नॉट गो टू द बॉक्स ऑफ इट्स ओन कलर। मतलब कि वो बॉल जो है ना वो खुद के कलर वाले बॉक्स में नहीं जानी चाहिए। मतलब रेड बॉल जो है ना बच्चों, रेड बॉक्स में नहीं जाएगी, बाकी तीनों में जा सकती है। तो इसका मतलब चारों के चारों बच्चों को आपको क्या करना है? डी अरेंज करना है। मतलब ये फिक्स है कि इस ए जो बच्चा है ना वो ए सीट पे ही बैठेगा, बी पे बैठेगा, सी पे। बट आपको ये करना है कि ए बच्चा अपनी सीट पे ना बैठे, बाकी से कहीं बैठ जाए, ठीक है। तो फिर ये इसका आंसर क्या है बताओगे आप मेरे को? D4। क्योंकि 4 चीज़ों को बच्चों आपको डी अरेंज करना है। 4 से एक कम 3, और 3 का क्या कर दो? स्क्वायर। आंसर कितना आ गया? 9। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोलता है, द नंबर ऑफ वेज टू पुट 5 लेटर्स इन 5 एनवलप्स। मतलब कि देखो 5 तो बच्चों आपके पास लेटर है। लेटर जब आप पोस्ट करते हो तो उनको एनवलप में डाल के पोस्ट करते हो। ये मान लो एनवलप है उनके लिए, मतलब कि फिक्स है पहले से ही कि ये लेटर इस एनवलप में जाएगा, ये इसमें, ऐसे। बट आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। व्हेन एनी वन लेटर इज केप्ट इन राइट एनवलप एंड 4 लेटर्स इन रो। मतलब कि आपको ये करना है, अब की बार पांचों के 5 बच्चों को आपको डी रेंज नहीं करना। आपको ये करना है कि उन 5 में से एक बच्चा तो अपनी पोजीशन पे बना रहे। मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक बच्चा तो अपनी खुद की पोजीशन पे बैठा रहे, बाकी 4 को डी अरेंज कर दो। मतलब ये 5 बच्चे हैं, ये कौन है बच्चों? स्टूडेंट है। और ये इनकी क्या है? सीट। आप इस तरीके से करो कुछ कि इन 5 में से, मैं लिख देता हूँ, कोई एक बच्चा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रहे, मतलब कि राइट एनवलप के अंदर जाए, अपनी ओरिजिनल
पोजीशन पर रहे और बाकी चार बच्चे को क्या कर दो, बाकी चार को रीअरेंज कर दो, मतलब उनको हटा दो अपनी जगह से, है ना। ये तो आप मेरे को बताओ, क्या आपको ये पता है कि कौन सा बच्चा अपनी जगह पे बैठा रहे? ये तो नहीं पता ना। तो 5 बच्चे हैं, पहले तो आप उस बच्चे को सिलेक्ट करो जिसको आप उसकी जगह पे बैठाना चाहते हो। आपके पास कितने तरीके हैं बताओ? 5 में से कोई एक सिलेक्ट करो, मतलब 5 में, यानी कि आपके पास कितनी चॉइस है कि एक बच्चा तो अपनी पोजीशन पे बना रहे। आप कहोगे सर 5 चॉइस है, क्यों? क्योंकि मैं हो सकता है इस बच्चे को अपनी जगह से ना उठाऊं, हो सकता है इसको, तो 5 चॉइस तो ये होगी। बाकी 4 को क्या करना है बच्चों? डी-अरेंज। और बाकी 4 को डी-अरेंज करना है, मतलब D4 को, और D4 क्या होता है? 9। तो अपना आंसर क्या आ गया बोलो? 5 × 9 आ गया ना, 45। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बस समझो इस चीज़ को कि जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख लो इसके साथ ही, ताकि आपको ये लास्ट वाला कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। मान लो अपने पास जो है ना 6 स्टूडेंट्स है। कितने स्टूडेंट है बच्चों? 6। उनमें से मैं ये कहता हूँ टू स्टूडेंट्स आर टू बी सीटेड। 2 स्टूडेंट को तो बैठाना है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, एट देयर ओरिजिनल पोजीशन। 6 में से 2 तो ओरिजिनल पे बैठे रहे, बट रिमेनिंग 4 को, बट रिमेनिंग जो 4 स्टूडेंट्स है, रिमेनिंग 4 आर टू बी डी अरेंज्ड। इनको डी अरेंज करना है आपको। तो बता दो ऐसे कितने पेज है, कितने पेज है? तो आप कहोगे सर पहले तो हम ये छांटेंगे कि जिन 2 बच्चों को हमने उनकी जगह से नहीं हटाना, वो 6 में से कौन से 2 बच्चे हैं? वो तो आपकी चॉइस है ना। तो 6 में से 2 बच्चे क्या करने हैं बच्चों आपको? सेलेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद बस उनको कहो कि आप अपनी सीट पे बैठे रहो, आपको हिलने की जरूरत नहीं है। और रिमेनिंग 4 को क्या कर दो? डी अरेंज, यानी कि D4 लिख दो। 6C2 क्या होता है? 15। और D4 ये क्या होता है आपका? 9। आंसर कितना आएगा? 135। अब मेरी बात आप समझ गए? कितनी आसानी से देखो हमने ये चीज़ें सोल्व कर दी कि 6 में से 2 बच्चों को तो आपको रखना है अपनी सीट पे, बाकी 4 को रीअरेंज करना है। बट 6 में से कौन से 2? उनके लिए भी तो चॉइस है ना आपके पास। ए और बी को रखना चाहते हो, ए और सी को रखना चाहते हो, बी और ई को रखना चाहते हो, ऐसे। तो वो 15 चॉइस बनती है। और बाकी 4 को रीअरेंज करने का मतलब क्या होता है? D4 निकाल दो। इनका क्या आ जाएगा? आंसर आएगा आपका 135।